टांगजेनो बोलता है वाओ, ये तो लेटेस्ट एयरक्राफ्ट मॉडल है टांगसेक्ट का, चलो जाते हैं और देखते हैं। फिर वो बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है क्या मतलब, अंदर घुसते हैं वो एयरक्राफ्ट में। वो बोलता है ये क्या, ये कैसा स्टफ है, ये तो इक्विपमेंट्स हैं, तुमने एंटायर वेपन शॉप को घर पे ले आए हो तुम। जॉनी बोलता है मैंने ये सोचा कि मैं इन्हें यूज कर सकता हूँ किसी चीज के लिए, और ये वैल्यूएबल्स भी है ऊपर से, तो इसलिए मैंने उठा के ले आया। टांगजेनो देख रहा होता है उन्हें और बोलता है ये इतनी बुरी नहीं है, हम कोई रिसर्च कर सकते हैं इनके ऊपर, कुछ टांग सेट को भेज दो, हमने ऑलरेडी उनसे एयरक्राफ्ट ले ली है, मैं बाकी मैटर्स को देख लूंगा। जॉनी बोलता है ठीक है। जेनो बोलता है कि लेबोरेटरी में चलते हैं, मतलब मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ वहाँ पे। तो दिखा रहा होता है कोई ब्लूप्रिंट्स को, वो बोलता है इसकी तरफ देखो। जॉनी बोलता है वाओ, ये तो ब्लूप्रिंट है नए मेका सूट का। जेनो बोलता है और ये भी, वो एक शिप को दिखाता है। जॉनी बोलता है क्या, ये तो एक ट्रांसफॉर्मर सूट है, मतलब मेका भी कन्वर्ट हो सकती है एक शिप में, और शिप से मेका, मेका से शिप। जेनो बोलता है हाँ, जो आर्मर फॉर्म है वो बॉडी को बैटल्स के दौरान प्रोटेक्ट कर सकती है, और ये एयरक्राफ्ट में भी चेंज हो सकती है, तुम हाई स्पीड में फिर ट्रेवल कर सकते हो, ये परफेक्ट सूट है मेरे लिए। तुम सातों के अलावा तुम्हारी जो पूरी क्लास है ये मेका सूट को यूज करेगी, मतलब तुम भी करोगे। जॉनी खुशी से बोलते वाह, ये तो कुछ ज्यादा कूल है प्रोफेसर, ये अमेजिंग है, कब हम इन सूटों को रख सकते हैं। जेनो बोलते जब तुम्हारे पास इनफ पैसा होगा, ये तुम्हारे वेपन से सारे, ये 2 के लिए काफी होंगे, 2 सूट्स के लिए। जॉनी बोलता अच्छा, इन बैजेस के बारे में बताओ ला, मतलब ये काफी होंगे। वो मतलब एक ढेरी लगा देता है पर्पल बैजेस का। वेल टीचर की हालत खराब हो जाती है, बोलती ये इसके पास तो मेरे से भी ज्यादा पैसा है। फिर ऐसे टांगजेनो ने सारे ही जो पर्पल बैजेस थे उन्हें रख लिया और 7 सूट्स बना दिए उसके लिए। इसको 1 और आधा साल लगेगा फिनिश करने के लिए इन 7 सूट्स को। फिर ऐसे सीनियर ईयर स्टार्ट हो गया उनका, मतलब प्रमोट हो गया एक तरह से। और अगला साल लांजानी और उसके फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि वो अब शांत रहेंगे थोड़ा सा, वो अब कॉलेज में नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह जीने लग पड़े, बिजी लाइफ एक तरह से जैसे मेरी है। फिर ऐसे टाइम पास होता गया। 2 साल बाद का हमें सीन दिखा देता टियानली प्लेनेट का। वाह, कुछ ज्यादा इन्होंने गैप ले लिया। अब जॉनी ऐसे ही ब्रश कर रहा होता है, मुंह धो रहा होता है, और वेल बोलता है कि अब कुछ ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। बोलता है मॉम ब्रेकफास्ट कहाँ पे है। उसकी मम्मी कपड़े मारती है उसके सर से और बोलता ही है, उसकी मम्मी कपड़े मारती है उसके सर से और बोलती है कि तुम अब बड़े हो गए हो, ऐसे नंगे क्यों घूम रहे हो, तुम एक डिसेंट ह्यूमन क्यों नहीं बनते और अपने कपड़ों को डाल लो। जॉनी बोलता है मैंने अपने शॉर्ट्स डाले तो थे, और ऊपर से मेरा घर है। उसकी मम बोलती है कि तुमने जीजू को यहाँ पे क्यों नहीं बुलाया, वो अपने वेकेशंस को कहाँ पे स्पेंड कर रही है। जॉनी बोलते वो नाना के साथ है और वो मेरे साथ नहीं आई। नानचैंग बोलती है कि तुम अभी भी लेवल 3 पे हो, तुम्हें मतलब जल्दी ब्रेक थ्रू होगा तुम्हारा। लोएस्ट रैंकिंग बॉय कर क्या रहा है, मतलब कैसा चली है तुम्हारी जिंदगी। वेल जॉनी लोएस्ट है रैंक के हिसाब से, मतलब 3 रिंग्स हैं इसकी शायद अभी भी। जॉनी बोलते मॉम मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो तुम, तुम्हें पता है एक रीजन है कि मैंने ब्रेक थ्रू नहीं किया अभी। नाना ने बोला कि मुझे करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा सा और टाइम ले सकता हूँ, वो मेरी हेल्प कर रही है मेरी स्पिरिट को स्टेबल करने के लिए। नानचैंग बोलती ठीक है, तुम्हें जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस यही जानना चाहता हूँ कि तुम जीजू को यहाँ पे कब लाओगे। वेल रिश्ते कराने पे तुल गई है। जॉनी बोलते मॉम तुम उसे मेरे से ज्यादा प्यार करते हैं ना। नानचैंग बोलती है सब तुम्हारी गलती है। फिर हमें एक जगह का सीन दिखाता है, वहाँ पे एक पर्सन एप्पल खा रहा होता है, वो क्वानली होता है। क्वानली बोलता है टेस्टी है, तभी उसे कोई आवाज डालता है, वो बोलती है क्वानली। क्वानली बोलता है मॉम क्या हुआ। उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हारा फ्रेंड कोई तुम्हें ढूंढ रहा है, ये ल्यू फेंग है, तुम्हें लगता है कौन होगा, तुम्हारे पास कोई भी और फ्रेंड्स नहीं है यहाँ पे। क्वानली अपनी मॉम को किस करता है। उसकी मॉम बोल रही होती है अभी मेरा क्यूट लिटिल बॉय है। क्वानली वहां से जाते हुए बोल रहा था कि मैं जा रहा हूँ। वो पहुंच जाता है गेट पे, बोलता ल्यू फेंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें मेरी याद आ रही है ना अपने भाई की। ल्यू फेंग बोलते मैं बोर हो गया हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं था करने के लिए। क्वानली बोलता है सेम, उसने हमें बोला ब्रेक लेने के लिए, पर उसने हमें कुछ भी नहीं बोला कि क्या करना है, चलो जाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। ल्यू फेंग बोलता है ठीक है। उसकी मॉम देख रही होती है रूम से और बोलती है अभी भी कोई गर्ल्स नहीं है इसके पास, मतलब क्वानली को बोल रही होती है। फिर हमें गैलेक्टिक सेंटर ऑफ शर्क एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, वहां पे जेन हुआ बैठा होता है और बोलता है ये, फिर उसे फिर कॉल आती है, वो बोलता कौन है। वो फिर कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है, बोलता क्या अच्छा ये तुम हो, अब क्या हुआ। तो उसे आवाज, मतलब वो इंसान बोलता है कॉल वाला कि जो न्यू मेका सूट डिजाइन है उसे काउंसिल ने अप्रूव कर लिया है और टांग सेट तुम्हारी हेल्प करेगा प्रोडक्शन के लिए। जेनो बोलता है अच्छा ऐसी बात है। फिर बोलता है वो दूसरा पर्सन की जो सूट है वो इमीडिएटली नहीं दिए जाएंगे, उन्हें बैजेस को यूज करना पड़ेगा बाय करने के। जेनो बोलते तो तुम्हें अभी सूट्स चाहिए। डीन बोलती है वेल वो डीन होती है कॉल वाली की, जब उनके पास इनो बैजिंग मतलब बैजेस होंगे वो बाय कर सकते हैं, क्या हम उन्हें और मिशन पे सेंड करें। वेल मतलब उसने दे नहीं दिए थे बैजेस बनाने के लिए, अब खरीदने के लिए भी लगेंगे पैसे। जेनो बोलते कुछ ज्यादा रिस्की नहीं हो जाएगा। डीन बोलती कि एकेडमी ने कुछ ज्यादा इन्वेस्ट किया इनके ऊपर, एक्सचेंज में उन्हें प्रूव करना ही पड़ेगा अपनी प्रोग्रेस को सक्सेसफुल मिशन के लिए, मतलब को दिखा के। जेनो चुप होता है
डीन बोलती है कि टांग सेक्ट मनी नहीं देगा डिजाइन के लिए, वो गोल्ड लेवल मेटल देंगे पे करने के लिए, तुम उसे यूज कर सकते गोल्ड लेवल सूट क्रिएट करने के लिए। और उन्होंने ये ऑफर किया कि वो तुम्हारे साथ कुछ रिसर्च करना चाहते हैं मिलके, वो चाहते हैं कि तुम उनकी लैब में काम करो कुछ टाइम के लिए, तुम जाना चाहते हो? जैन वो खुश हो जाता है और बोलता है हाँ मैं जाना चाहता हूँ, ये तो अमेजिंग है। डीन बोलते कॉन्ग्रेचुलेशन, वो कुछ ज्यादा खुश होता है और बोल रहा था शुक्रिया शुक्रिया, वो हंस रहा होता है। डीन बोलती है और एक और चीज, तुम्हें किसी और पर्सन को थैंक वेल फॉर, चुप हो जाती है वो। जैन बोलता है शुक्रिया किसको किसको? ओ हाँ थैंक यू। वो बहुत सैड होती है एक तरह से, पता नहीं क्या चक्कर है इन दोनों के बीच में। डीन बोलती कि ये मैं नहीं जिसे तुम्हें शुक्रिया बोलना चाहिए, ये तुम्हारा प्रीशियस स्टूडेंट है। और एक चीज तुम नोटिस करो, जब से वो आया है उसने तुम्हें चेंज कर दिया पूरी तरह से और इंस्पायर किया काम करने के लिए। जानवा तुम हार्ड वर्किंग बन रहे हो, यही एग्जैक्टली मैं एक्सपेक्ट करती हूँ तुमसे। वो फिर फोन को काट देती है। जैनवा बोलता क्या? वो चुप होता सोच रहा होता है, इसने मुझे जैनवा बोला, कितना ज्यादा लंबा टाइम हो गया इसने ऐसा बोला है मेरे को। वो फिर ऐसे बाहर की तरफ देख रहा होता है, स्माइल करता है, वेल पता नहीं क्या गड़बड़ हुई है इन दोनों के बीच में। तभी कोई जवानी को आवाज डालता है और बोलता है कि ये सच्ची मुझे तुम हो। जवानी आगे की तरफ जा रहा होता है और बहुत जोर से मतलब खतरनाक तरीके से स्माइल कर रहा होता है। आगे से नाना और बाइजुजू आती है। जॉनी बोलते नाना तुम भी यहाँ पे हो? वेल उन दोनों ने मास्क डाला होता है, वो मिस्टीरियस से पर्सन बन के आ रहे होते हैं। नाना बोलती है कि मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ पे आई हूँ, मैंने पूरी वेकेशन में तुम्हें देखा नहीं। जॉनी उसे हक कर लेता है और बोलता है मैंने कुछ ज्यादा मिस किया तुम्हें। जॉनी फिर बाइजुजू की तरफ देखता है और उसे भी हक करने लगता है। बाइजुजू उसे धक्का देती है। जॉनी बोलता है कि तुम्हें इतना भी ज्यादा ठंडा होने की जरूरत नहीं है, मतलब ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। बाइजुजू बोलती है नहीं तुम कुछ ज्यादा ग्रीडी हो, ऑफ कोर्स मैं ऐसा करूंगी। जॉनी बोलता है नाना देखो इसकी तरफ। नाना बोलती है तुम्हारी गलती है। जॉनी बोलता है नाना तुम कितने दिन के लिए यहाँ पे रहोगे? नाना बोलते 3 दिन, मैं तुम्हारे ब्रेक थ्रू को देखना चाहती हूँ। जॉनी बोलते क्या हम ब्रेक थ्रू कर सकते हैं अभी? नाना बोलती हाँ तुम अभी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ये तुम्हारी हेल्प करेगा फ्यूचर में मिशन के लिए। जॉनी बोलता वाह ये तो ग्रेट है, मैं फाइनली कर सकता हूँ। बाइजुजू बोलती है कि लूफेंग और क्वानली कहाँ पे है? जॉनी बोलता है कि वो एक एक्सीडेंट हुआ था, लूफेंग इंजर हो गया प्रैक्टिस करते हुए, तो क्वानली उसके साथ है और वो थोड़ी दिनों के बाद यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब साथ में मिल जाएंगे। क्वानली ने मुझे बताया कि वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है अब। नाना बोलती जो गोल्डन गोरिल्ला है वो हार्ड होता है कंट्रोल करने के लिए, पर ब्रेक थ्रू के बाद वो ठीक हो जाएगा। अगर गोरिल्ले को मतलब एजिटेट किया जाता है, मतलब वो गुस्सा हो जाता है ज्यादा ही, तो तुम ही उसे शांत कर सकते हो। जॉनी बोलता ठीक है मैं इसे याद रखूंगा। फिर ऐसे हमें डोम्स का सीन दिखाता है रूम का। नाना जुजू के रूम में रह रही थी और लान जॉनी अपने रूम में वापस आ गया रेस्ट करने के लिए। जॉनी ऐसे बेड में सोया होता है और बोलता है वाह मेरा रूम तो क्लीन है, ये पक्का ही जुजू ने किया होगा। उसे कॉल आता है। जॉनी बोलता अब ये कौन है? जॉनी बोलता अंकल ली तुम यहाँ पे हो? वेल टांगली होता है वो बोलता है। टांगली बोलता है कि मैं अभी भी पहुंचा मैंगडू में, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ मतलब कल, क्या तुम आ रहे हो? जॉनी बोलता कल? अंकल ली मुझे माफ कर दो मैं नहीं आ सकता हूँ कल, मेरी टीचर मेरी हेल्प करना चाहती है ब्रेक थ्रू के लिए, मैं आ नहीं सकता हूँ। टांगली बोलता है ये ठीक है, 3 और 4 दिन के बाद मैं एक और शो करूंगा शर्क सिटी में, क्या तुम आ सकते हो? जॉनी बोलता हाँ मैं कर सकता हूँ, इतना तो ये ग्रेट होगा। जॉनी बोलता है मैं लेवल 6 ब्लैक स्मिथ हूँ, जो फोर्जिंग सक्सेस रेट है वो 40% से इंक्रीज हो गया है। टांगली बोलता है इतने बुरा नहीं है, प्रैक्टिस करते रहना। क्या तुम अब अपने हैमर को 64 टाइम्स मार सकते हो एक ही रो में? जॉनी बोलता अभी नहीं, अभी तो मैं 50 टाइम्स पहुंचाऊं, मतलब एक ही बार में 50 टाइम्स। टांगली बोलते तुम्हें इतनी भी ज्यादा जल्दी नहीं करनी, ठीक है मैं यहाँ पे कुछ दिन हूँ तो हम साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे विंडो के बाहर देख रहा होता है, उसकी मैनेजर आती है और बोलती है कि तुम अपने लिटिल फ्रेंड को देखने लगे द्वारा, तुम कुछ ज्यादा ही फॉन्ड हो उससे, मतलब तुम्हें वो कुछ ज्यादा पसंद है। टांगली बोलते तुम मेरे साथ आ सकते हो। हाँ और बात ये है तुम्हें पता है वो वीआईपी गेस्ट कौन है? वो लड़की बोलती है मुझे लगता है कि कंपनी को पता है, पर जो गेस्ट है वो चाहती है अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखना, वो कोई फेडरेशन का हो सकता है। और मैं एक चीज तुम्हें बता देती हूँ कि वो एक वुमेन है। फिर हमें बताया जाता है कि ये 4 साल पहले हुआ था। जो वीआईपी गेस्ट था वो हमेशा इसके शोज में आता था और 10 टाइम्स प्राइस पे करता था फ्रंट सीट में बैठने के लिए। और जब से वो पर्सन अपीयर हुई है तो जितने भी अनफेयर कंपटीशन था टांगली के अगेंस्ट में वो पूरी तरह से डिसअपियर हो गया है और इसके पास अपॉर्चुनिटी मिल गई शर्क सिटी में शो करने की। मतलब नॉर्मल सी बात है, जितनी भी प्रॉब्लम्स आती थी टांगली को वो खत्म कर दी उस पर्सन ने। ये जो शर्क सिटी में हो रहा है शो, ये भी उसी की वजह से हो रहा है, उस पर्सन की वजह से। तो इसी वजह से जो कंपनी है वो और ज्यादा रिस्पेक्ट कर रही है उसको। फिर हमें द्वारा जॉनी का रूम का सीन दिखाता है। जॉनी बोलते नाना ली गोंगसी यहाँ पे कॉन्सर्ट करने वाला कुछ दिन में, क्या तुम हमारे साथ आओगे? नाना बोलती नहीं, मेरे को वापस जाना और काम करना, तुम जा सकते हो। बाइजुजू बोलती नाना खुद एक सेलिब्रिटी है तो उसे दूसरे को देखने की क्या जरूरत है? जॉनी बोलता अंकल ली वैसे तरह के पर्सन नहीं, तुम्हें जाना चाहिए और मिलना चाहिए उनसे। मैंक्विन बोलती ली गोंगसी कुछ ज्यादा ही कूल है, मैं भी जाना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ। जॉनी बोलता है नाना प्लीज हमारे साथ चलो। नाना बोलती है मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगी, अभी सही टाइम नहीं है। फिर वो ऐसे ही मेडिटेशन रूम में आ जाते हैं। नाना बोलती तुम तीनों बैठ जाओ, ब्रेक थ्रू अभी स्टार्ट होने वाला है। जॉनी बैठ जाता है और वो तीनों बैठ जाते हैं और उनकी वो अपने आप को एनर्जी से सराउंड कर रहे होते हैं, मतलब कवर कर रही होती है एनर्जी उन्हें। नाना बोलती है अब तुम स्टार्ट कर सकते हो। बाइजुजू के पीछे अबिस ड्रैगन आ जाती है। मैंक्विन के पीछे वही सीनियर बाईजी आ जाती है। जॉनी बैठ जाता है और उसके वर्टेक्स जो होता है वो रोटेट कर रहा होता है। जॉनी सोच रहा होता है काफी लंबे टाइम से मैंने होल्ड करके रखा हुआ था, पर ये अभी भी आसान नहीं है।
मुझे थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा। वैसे मेडिटेट करता जा रहा होता है, उसको एक गोल्डन कलर की एनर्जी कवर कर रही होती है। बाइजुजू के चेहरे पे स्केल्स आ रहे होते हैं। हम बताया जाता है कि बाइजुजू लान मैंक्विन उन्होंने अपने बैरियर को ब्रोक कर लिया, उन्होंने पूरी तरह से अपनी प्रोसेस को फिनिश कर लिया। पर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीज उनके लिए साउल इंटरवेनमेंट थी। शायद इनकी जो सोल है उन्हें मिक्स करना एक तरह से। बाइजुजू के पीछे उसकी शाख अपेयर हो जाती है और जो अबिस ड्रैगन होता है वो भी अपेयर हो जाता है, मतलब मर्ज हो रही होती है शायद शाख और अबिस ड्रैगन। अबिस ड्रैगन ने भी अपनी आइज क्लोज की होती है, बाइजुजू ने भी। बाइजुजू फिर अबिस ड्रैगन फिर अपनी आइज को ओपन करती है, सोच रही होती है ये चल क्या रहा है, ये मेरे को रेजिस्ट क्यों कर रही है, मतलब ये साउल इंटरवेन करने की कोशिश कर रही होती है पर बाइजुजू एक तरह से रोक रही होती है। वो सोच रही थी मेरे को रेजिस्ट क्यों कर रही है और बोलती है कि तुम मेरे को रेजिस्ट क्यों कर रहे हो। बाइजुजू ऐसे चुप होती है और बोलती है मैं अगर हमारी साउल इंटरवेन हो जाएंगे तो मेरे पास ब्लड होगा ग्रेट व्हाइट शार्क का, मतलब ग्रेट व्हाइट डीमन शार्क का। ये मेरे पेरेंट्स की ब्लड लाइन है। वेल एक तरह से दो ब्लड लाइन मिक्स होंगी तो एक नई तरह की ब्लड लाइन बनेगी शायद, ये वो सोच रही है और ये नहीं चाहती है अपने पेरेंट्स की ब्लड लाइन को खत्म करना। अब इस ड्रैगन बोलती है कि तुम इस मोमेंट का इंतजार कर रहे थे कब से, अब तुम मुझे बोल रहे हो कि तुम रिग्रेट कर रहे हो इसे। बाइजुजू बोलती है पर अब इस ड्रैगन बोलती है अगर तुम्हारे पास मेरा ब्लड नहीं होगा तो तुम मेरे साल को कैसे लोगे। नाना बोलती है कि जुजू शांत हो जाओ, तुम्हारी ब्लड लाइन खत्म नहीं होगी, तुम्हारा ब्लड और इसका ब्लड मिक्स तो होगा पर सिर्फ तुम्हारा जो ब्लड होगा वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। बाइजुजू बोलती है तो मेरा ब्लड तो चेंज होगा पर वो ओरिजिनल ब्लड लाइन से बिलोंग करेगा। नाना बोलती है हाँ तुम सिर्फ इवोल्व कर रहे हो जीजी की साउल एनर्जी को यूज करके, ये इम्पॉसिबल होता पर लांजवानी की जो पावरफुल ओरा है वो कंट्रोल कर रहा है तुम्हारी प्रोसेस को, तुम्हारी जो ब्लड लाइन है वो परफेक्शन में इवोल्व होगी, मतलब परफेक्टली इवोल्व होगी। बाइजुजू बोलती है शुक्रिया मैं समझ गई हूँ। वो हाँ कर देती है एक तरह से और जो उनकी ब्लड लाइन होती है वो मिक्स हो रही होती है, उसका ब्लड इवोल्व हो जाता है और वो एबिस डीमन आइस ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है, उसके विंग्स अपेयर हो जाते हैं एक तरह से। साथ में ही मैंक्विन की भी जो ब्लड लाइन होती है वो इवोल्व हो जाती है और एमरल्ड फिनिक्स में कन्वर्ट हो जाती है, उसके पीछे विंग्स आ जाते हैं। नाना सोची होती है चलो फ्यूजन कंप्लीट हो गई है, ये मच हाई लेवल पे पहुंच गए हैं, अब सिर्फ लांजवानी बचा हुआ है, इसने अभी फिनिश नहीं किया हुआ है। वो बोलती कि तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं लेना, ठीक है, मतलब ज्यादा जल्दी नहीं करनी है, टाइम लेना है। गोल्ड लेवल तक पहुंचने से पहले इसकी जो गोल्डन और सिल्वर ड्रैगन ब्लड होंगे वो मिक्स नहीं होंगे पूरी तरह से। ज़ॉनी को ऐसे एनर्जी कवर कर रही होती है, एक ड्रॉप टाइप फॉर्म होती है उसके सर के ऊपर और सारी शायद एनर्जी वहां पे कंसंट्रेट हो रही होती है। ज़ॉनी के अराउंड में एक ब्लैक रिंग फॉर्म हो जाती है। नाना बोलती है इसने कर दिखाया, अभी टाइम है पर्पल फेरी फ्रूट को यूज करने के लिए। वो उसे पूरी तरह से खत्म करती है और उसकी स्मोक ज़ॉनी के पास भेज देती है। ऐसे नाना के सुपरविजन के अंदर जो पर्पल फेरी फ्रूट था वो डस्ट में कन्वर्ट हो गया और लांजॉनी ने इसे डिस्टर्ब कर दिया, मतलब अब्सॉर्ब कर लिया। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया, लांजॉनी ऐसे ब्लैक हो गया होता है, फिर वो ऐसे जो ब्लैकनेस होती है वो गिर रही होती है नीचे। जॉनी अपनी आइज को ओपन करता है और देख रहा होता है अपनी बॉडी की तरफ। नाना बोलते है ये इम्प्योरिटीज है जो तुम्हारी बॉडी से रिमूव हो रही है, ये साइड इफेक्ट है उस फ्रूट का, तुम्हें नहाना चाहिए। जॉनी बोलता है थैंक यू नाना। फिर वो कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो नंगा होता है एक तरह से, वो भाग रहा होता है वहां से वो बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो फिर नहा रहा होता है, नहा के बाहर आ जाता है। वो बोलता है कि मैं लकी था कि जुजू यहाँ पे नहीं थी वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जानी थी। फिर ऐसे कोई प्रॉब्लम थी तो सन और मून रॉयल एकेडमी ने नाना की हेल्प मांगी थी, वो जल्दी चले गई जितना ज्यादा प्लान था उससे। और ऐसे ही जॉनी वगैरह का नया स्कूल साल स्टार्ट हो गया। जॉनी वगैरह एक जगह जा रहे होते तभी एक पर्सन होता है, वो बोलता है ओए तुम्हें याद है तुमने मुझे बोला था कि तुम मुझे मिशन पे लेके जाओगे, मैं तुम्हें पे करूंगा जब तुम वापस आ जाओगे। बिंग टियान लियांग उसे पंच मतलब साइड में कर लेता है और बोलता है यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुम्हारा नंबर 1 फैन हूँ, तुम्हें मेरे को अपने साथ जाना चाहिए, मतलब ले जाना चाहिए। सिंपल सी बात है, जॉनी के साथ चिपकना चाहते हैं क्योंकि जॉनी के साथ जाके फायदा ही होता है ऑब्वियसली। लांजॉनी बोलता है मुझे पता नहीं कि मिशन क्या है, अभी हमें पहले टीचर की सुननी चाहिए। जाय वहां पे आ जाते और बोलते सभी ध्यान से सुनो, तुमने सुन तो लिया होगा इस सेमेस्टर के लिए तुम्हें क्रिमिनल रिलेटेड मिशन दिए जाएंगे, सबसे ज्यादा डेंजरस होगा पर ये इंपॉर्टेंट पीरियड भी है तुम्हारे लिए आउटर कोर्ट में। डूलाओ ने स्टार्ट कर दिया अटैक करना हमारे ऊपर जब हमने इनफाइनाइट प्लेन को कॉन्कर कर लिया। इसके सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए फेडरेशन ने कुछ ज्यादा इन्वेस्ट किया यूनिवर्स को डिस्कवर करने के लिए। हजारों सालों के बाद हमने स्टॉप नहीं किया अपने एरिया को एक्सपैंड करने के लिए। जो फेडरेशन है वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, कुछ ज्यादा चीजें जो वो लोगों से छुपा रहे हैं, लिविंग क्रिएचर्स हैं इस प्लेनेट के बाहर। ऐसी जो हिस्ट्री है एक्सपेंडिंग की पूरी गैलेक्सी में, फेडरेशन ने कुछ ज्यादा ही थ्रेट्स को फेस किया था और उन्होंने कभी अपने सीक्रेट्स को रिवील नहीं किया। काउंटलेस हीरो मर गए थे हमें बचाने के लिए। जो हमारा स्कूल है शर्क एकेडमी वो इसलिए फाउंड किया गया ताकि हीरोज को ट्रेन कर सके हम उनकी तरह, और जब पीपल्स को हम चाहिए होंगे तो ये हमारी ड्यूटी है उन्हें बचाने के लिए। फेडरेशन के लिए क्या तुम विलिंग हो अपने नेक्स्ट 1 ईयर को डेडिकेट करने के लिए डेंजरस मिशन के लिए? वो सब बोलते हैं हाँ हम ऐसा करेंगे। जाय बोलता है ये बहुत ज्यादा अच्छा है, मुझे पता है कि तुम्हारे पास अच्छा हर्ट है। वो बोलता है लांजॉनी खड़ा हो जाता है, बोलता है हाँ। जाय बोलता है कि तुम क्लास मॉनिटर हो तो मैं तुम्हें डिमांड करता हूँ तुम्हें सबको बचा के रखना है, अगर तुम इस मिशन
मिशन को फेल भी कर लोगे तो तुम्हें फिर भी सेफली वापस आना, तुम समझ रहे हो? जॉनी बोलता है यस सर। जाय बोलता है कि तुम सभी मेरे स्टूडेंट हो, मैंने तुम्हारा ख्याल रखा है जैसे कि तुम मेरे चिल्ड्रंस हो। मैं यही होप करता हूँ कि जितने भी यहाँ पे रूम में हैं वो फेडरेशन के हीरो बन जाएं, तो तुम्हें जिंदा भी वापस आना, ठीक है? मतलब जिंदा रहना, पहली बात ये है, समझ रहे तुम? बाकी सब बोलते हैं हाँ। डीन और जेनहो अभी बाहर होते हैं। जेनहो बोलते हैं बच्चे अच्छे हैं। डीन बोलती है हाँ ये अच्छे हैं, हम हमेशा इनके साइड में होंगे और देखेंगे कि ये कैसे ग्रो करते हैं। हमें सब कुछ करना है जिससे एक्सीडेंट ना हो कोई। तुम्हें भी हार्ड वर्क करना है, हम सभी को अपना बेस्ट करना पड़ेगा। मेरे को मतलब अच्छा लग रहा है कि तुम दोबारा मोटिवेटेड हो, ऐसे रहना तुम। वो जेनहुआ को बोल रही होती है वेल ऐसा। जेनो बोलता है लू होंग तुम्हें क्या लगता है हम दोनों के लिए वेल शायद ये दोबारा रिश्ता जोड़ने की बात कर रहा है? डीन वहां से चिल्ला के चल जाती है नेवर, मतलब कभी नहीं। जेनो उसको जाते हुए देख रहा होता है। फिर ऐसे जायो ने स्टूडेंट्स को डिटेल्स बता दी मिशन के बारे में। वो उन्हें मिशन सेंटर की तरफ ले गया अपने मतलब प्रोसीजर्स को फिनिश करने के लिए। जायो देख रहा होता है वहां पे और बोलता है वाओ ये मिशन हॉल तो कुछ ज्यादा बड़ा है। जायो बोलता है कि तुम अपने मिशन को यहाँ पे रिसीव करोगे। यहाँ पे जितने मिशन है वो डिफिकल्टी के बेसिस पे अलग अलग किए गए हैं। मिशन पॉइंट जो होते हैं वो ग्लोबल करेंसी की तरह यूज कर सकते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। जो मिशन सिस्टम है उसे स्पेस बैटलफील्ड बोला जाता है। जो भी इस मिशन को कंप्लीट करता है उन्हें स्पेस फाइटर बोला जाता है। तुम्हें लोंगजियान के बारे में तो पता ही होगा है ना, वो बेस्ट स्पेस फाइटर है अपनी जनरेशन का। जानी सोच रहा होता है मुझे उसको एडवाइस के लिए पूछना चाहिए था, मतलब जाता हूँ पहले मैं किसी डिसीजन करने से पहले। फिर ऐसे मिशन सेंटर में रजिस्टर करने के बाद लान जानी चला गया। उसने 2 गोल्डन बैजेस को यूज किया ताकि वो 1 घंटे के लिए जेंग लोंगजियान के साथ बात कर सके। वो पर्सन होता है वो बोलता है क्या हुआ तुम्हारी स्पिरिट एनर्जी के साथ, इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है तुम्हें? सिर्फ 6 मंथ हुए हैं, मतलब 6 मंथ हो भी गए हैं। जानी हंसता और बोलते हैं मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ वेल, ये थोड़ा धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। वो पर्सन बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, तुम एक स्पेशल पर्सन हो। वो बैठ जाते हैं दोनों। जानी बोलते हैं कि हम अपने आउटर स्पेस मिशन को स्टार्ट करने लगे हैं जल्दी, मुझे 24 पॉइंट चाहिए इस साल। वो पर्सन हंसता है और बोलते 24 पॉइंट? अकेडमी ने कुछ ज्यादा ही तुम्हारे लिए एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी हुई है। 24 पॉइंट सीरियसली? मेरे को सिर्फ 18 पॉइंट चाहिए थे। जानी बोलता है इतना ज्यादा मुश्किल होता है? वो बोलता है कि हार्डेस्ट चीज यही होती है, मतलब जितनी भी तुम सोच सकते हो ये वही चीज है। बोनस रिवॉर्ड्स भी होते हैं पूरे फेडरेशन में, उसकी वैल्यू करेंसी से भी ज्यादा कंसिडर की जा सकती है। तुम्हें और ज्यादा मेरिट्स भी मिलेंगे मिशन कंप्लीट करने के लिए। जो एलिमिनेशन रेट होता है वो 20% होता है। तुम अपने लक के ऊपर रिलाई कर सकते हो। जॉनी बोलता सीनियर मैं यहाँ पे ऐसे ही बुरा फील करने के लिए नहीं आया हूँ। उसका सीनियर बोलता है ठीक है, मेन चीज के ऊपर आते हैं। लेवल 3 मिशन को चूज करना। पहली बात, जब तुम अपने मिशन को चूज करोगे तो कंफर्टेबल टाइम पे अरेंज करना। तीसरी बात यह है कि जितने ज्यादा कॉम्बैट मिशन तुम ले सको उतने ज्यादा लेना। मैं तुम्हें रीजन बताऊंगा क्यों। जॉनी बोलता ठीक है। वो फिर ऐसे ही बातचीत कंप्लीट कर लेते। जॉनी एक जगह पे खड़ा होता है और सोच रहा होता है चलो ऐसी बात है। शाम का टाइम होता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाता है। जॉनी बोलता तुम्हें पता ही है कि मेरे पास ऑलरेडी मेरा स्क्वाड है, पर मैंने कुछ चीज सोची है। मैं तो अपने स्क्वाड का लीडर हूँ पर मैं लीडर इस क्लास का भी हूँ, तो मेरे पास फेथ है तुम्हारे अंदर। क्या तुम विलिंग हो मेरी बातों को सुनने के लिए? नेक्स्ट साल के लिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा मिशन को चूज करने के लिए, किसी को मैं पीछे नहीं छोड़ूंगा। जायो और बाकी क्लास भी ऐसे हैरान हो जाती जॉनी को ऐसी बात सुन के। इलान जॉनी ने सभी की हेल्प करने की सोची। वो कुछ ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था सभी के लिए। वो अपने बेनिफिट्स के लिए ऐसा नहीं कर रहा था, वो सभी जितने भी क्लास में थे उनकी हेल्प करने के लिए ऐसा कर रहा था। वो सभी ऐसे जॉनी को चेयर कर रहे होते हैं और वेल उसे उड़ा रहे होते हैं ऊपर की तरफ और ऐसे बोल रहे होते हैं कि सभी लीडर के सामने झुको। जॉनी बोलता है ओए ओए मुझे नीचे रखो, मैं सीलिंग को नहीं टच करना चाहता अपने फेस से। जायो सोच रहा होता है ये मैटर नहीं करता कि सक्सीड करेंगे कि नहीं, जो पावर इनकी फ्रेंडशिप की वो स्ट्रोंगर है सबसे ज्यादा। और लान जॉनी ट्रू लीडर बन गया अपनी क्लास का। जॉनी बोलता सभी शांत रहो थोड़ी देर के लिए, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि हम सभी टीम है और हमें एक लीडर की जरूरत है। अगर कोई भी मेरे ऑर्डर्स को नहीं सुनेगा तो मैं बाहर निकालने के लिए जरा भी हेजिटेट नहीं करूंगा उन्हें। मुझे पता है कि सभी डिफरेंट होते हैं, तो जो एफर्ट तुम्हें डालने पड़ेगा अपने मिशन में वो भी डिफरेंट होगा। मैं ये होप करता हूँ कि तुम सभी अपना बेस्ट ट्राई करोगे। तुम्हें ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ ट्राई करना है और मैं वही अप्रिशिएट करूंगा। हमारे जो एक्सपेरिमेंटल क्लास है हम सभी 37 के 37, हम किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे, हम गिव अप नहीं करेंगे, हम साथ में रहेंगे। मैं ये बिलीव करता हूँ और वही हमारी सक्सेस का कारण बनेगा। बाकी ऐसे सभी बोल रहे होते हैं वेल डन, हम गिव अप नहीं करेंगे, गिव अप नहीं करेंगे ये जॉनी बोलता ठीक है मैं तुम्हें प्लान बताता हूँ। हम लेवल 3 मिशन से स्टार्ट करेंगे। हमारी जो डेस्टिनेशन है वो लोंगग्यान स्टार है, हम वहाँ पे पहले भी गए हैं। जो ऑब्जेक्टिव है इस मिशन का वो लोंगग्यान ड्रैगन क्रिस्टल को पाना है। 10 क्रिस्टल पर पर्सन, कोई लिमिट नहीं है नंबर ऑफ पीपल की। वहाँ पे ट्रैवल करने के लिए टाइम लगेगा तो हमारे पास 10 दिन होंगे इस मिशन को कम्प्लीट करने के लिए। हमें एटलीस्ट 370 क्रिस्टल्स को फाइंड करना पड़ेगा। बाकी एक्सेस में होंगे तो उससे भी कोई चक्कर नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है तो मैं इस मिशन को एक्सेप्ट करने लगा हूँ और तुम घर जा सकते हो इस ट्रिप को प्रिपेयर करने के लिए।
और हाँ, जाने से पहले ली गोंगजी यहाँ पे अपना फर्स्ट कॉन्सर्ट करने के लिए आ रहा है, मेरे पास कुछ टिकट्स है कॉन्सर्ट की, अगर तुम मेरे साथ आ सकते हो अगर तुम चाहो। ये सुन के सभी क्लास से आना जाती है और बोलती है वाह, टिकट वो भी ली गोंगजी के कॉन्सर्ट की। सभी मतलब उसे फिर से चेयर करने लग पड़ते हैं। फिर हमें सीगोड लेक का लॉन्ग वांग स्क्वायर का सीन दिखाया जाता है। वेल वहाँ पे जॉनी और बाइजुजू होती है। जॉनी बोलता है कि हम यहाँ पे अंकल ली को देखने के लिए आए हैं। बाइजुजू बोलती है कि तुम उसके गानों को बहुत ज्यादा पसंद करते हो। जॉनी बोलता है हाँ, वो एक ग्रेट सिंगर है और ऊपर से वो मेरा फ्रेंड भी है, उसने मेरे को टिकट्स दी हैं ऊपर से। बाइजुजू सोच रही होती है ये इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं हुआ काफी ज्यादा टाइम से, ऐसा लग रहा है कि इसे वो पर्सन को ज्यादा पसंद है। जॉनी देख रहा होता है आगे की तरफ, वो सोच रहा था ये तो मास्टर वांग है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये भी यहाँ पे आएंगे। वेल जॉनी के आगे खड़े होते हैं और रुको, ये फ्रंट सीट में क्यों नहीं बैठा है फ्रंट रो में, क्या इसकी पोजीशन आगे वाले पर्सन से लोअर है? वेल आगे एक पर्सन बैठा होता है, मेरे को ये वही लग रही है और सीगोड पेविलियन की लीडर। जॉनी सोच रहे थे वो यहाँ पे आ गया, पर मास्टर वांग तो जरा भी हिले नहीं, मतलब एक तरह से इन्हें पता था वो आ रहा है। और ये पर्सन कौन है जो मेरे आगे बैठा है सीट के ऊपर? तो वैसे लाइट ग्लो करती है, टांगली ऐसे हवा में होता है, मतलब लाइट पड़ रही होती है उसके ऊपर। जॉनी बोलता है अंकल ली वो ऐसे गाना गा रहा होता है, मतलब गा ही रहा होता है, इसको क्या ट्रांसलेट करूं मैं। जॉनी भी उसे चेयर कर रहा था कुछ खुशी से। टांगली स्माइल करता है। जॉनी सोच रहा था अंकल ली ने मेरी तरफ देखा, ये तो अमेजिंग है। बाइजुजू भी आगे की तरफ देख रही होती है और खो ही जाती है मतलब गानों में एक तरह से। मैंक्विन की भी आईज ग्लो कर रही होती है, वो भी कुछ खुश होती है। टांगली ऐसे गाता ही जा रहा होता है, मतलब क्या ही ट्रांसलेट करूं मैं, सच बताऊं तुम्हें। फिर हम पता चलता है कि जो सॉन्ग थे उन्होंने लोगों की साउल को टच किया। जो स्काइज थे वो स्पिरिट एनर्जी से चमक रहे थे, सभी कुछ ज्यादा खुश थे। वांग के साथ टांग का मतलब टांग लाइन्स का लीडर होता है, वो बोलता है ब्रदर वांग, मैं कुछ अजीब सा फील कर पा रहा हूँ इस पर्सन से। वांग बोलता है ऑफ कोर्स मैं सेम लेवल पे नहीं हूँ उसके, वो मेरे से कुछ ज्यादा पावरफुल है। टांग बोलता है क्या तुमने पहले फाइट की है एक गोल्ड लेवल सिंगर से? ये वांग बोलता है कि वो सब यहाँ पे तुम देख नहीं सकते हो। वेल वो उस पर्सन को बोल रहा होता है जो वीआईपी फैन है। टांग बोलता है इंटरेस्टिंग है तो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं फाइट करना चाहता हूँ। वांग बोलता तो इससे बोले यहाँ पे मैच मतलब फाइट करने के लिए। टांग बोलता है क्या तुम फाइट नहीं करना चाहते हो? वांग बोलता है नहीं। टांग बोलता है क्यों नहीं करना चाहते हो? वांग बोलता है कि तुम ट्राई करो तुम्हें लग जाएगा बता। टांग आगे की तरफ आने से देख रहा होता है क्योंकि टांग ली ने एक जगह पे देखा था जो कि एक स्टैचू टाइप था शर्क एकेडमी में। वो जो स्टैचू था वो ड्रैगन एम्पर डावलॉ के लिए बनाया गया था। वेल टांगली की तरह लग रहा है गाइस, नाइस ड्रैगन एम्पर। गाइस इस सीरीज के बाद साइलेंट 3 स्टार्ट करेंगे, उसमें हमें सब कुछ सीक्रेट्स लग जाएंगे पता। मुझे पता 3 के बाद मतलब 3 से पहले हमने 4 कर दिए तो ये सीक्रेट्स वाली बन गई है थोड़ी, पर इससे थोड़ा और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है सीन। ऐसे ही टांगली के सर में दर्द लग पड़ती है और वो नीचे गिरने लग पड़ता है। शायद स्टैचू टांगली ने देखा होता है या फिर टांग ने देखा होता है। जो वीआईपी होती है लड़की वो भी हैरान हो जाती है। तभी जॉनी बोलता है अंकल ली करके वो वहां पे पहुंच जाता है और उसे पकड़ लेता है। वो बोलता है क्या हुआ? सिक्योरिटी वाला एक होता है वो बोलता है कि वहां पे मत जाओ, टांगली अपना ध्यान रख सकता है। मैनेजर उसे रोक लेती है मतलब गार्ड को। टांगली बोलता है मैं ठीक हूँ। जॉनी बोलता है क्या तुम श्योर हो? टांगली बोलता है हाँ मैं श्योर हूँ। जॉनी तुमको ज्यादा लंबे हो गए है ना, मुझे माफ कर दो। लिरिक्स में कुछ था, उन्होंने मेरे को पास्ट की कुछ चीजें याद दिला दी, मुझे माफ कर दो इस इंसिडेंट के लिए। वो बोल देता है कि ये मेरा फ्रेंड है। जॉनी को बोल रहा होता है जैसे चिंता थी मेरी तो ये इसीलिए स्टेज पे आया। तुम्हें याद है एक बच्चे को मैं स्टेज पे लाया था, ये जो बच्चा ये वही है। फिर वो ऐसे गाना गाने लग पड़ता है। जॉनी उसी के साथ होता है। मैंक्विन बोलती है ये बेस्ट फ्रेंड है ली के साथ, ये तो कुछ ज्यादा अमेजिंग है। वो फिर हैरान हो जाती है और बोलती है जीजू ये तुमने नोटिस किया ये दोनों सेम सेम कैसे दिख रहे हैं? गाइस फादर सन सेम सेम ही दिखेंगे हे। मैंक्विन बोलती है कि ये तो सच्ची मुझे लग रहे हैं, तो मुझे लगता है कौन के भी कुछ ज्यादा हैरान होती है। वेल बाय जीजू। फिर ऐसे प्रोटेक्ट यू फिनिश करके गाना लांजा ने अपनी सीट में वापस चला गया। ली गोंगजिंग ने अपने 6 के 6 गाने गाए। मैंक्विन बोल रही होती है तो लास्ट सॉन्ग है गुड टाइम्स, मतलब अच्छा टाइम जो होता है वो हमेशा फास्ट तरीके से चला जाता है, ये तो ओवर हो गया है। फिर ऐसे वो बोल रहा होता है टांगली कि आज की रात गाना गाना मतलब मेरे लिए ऑनर की बात थी। मैं एक टाइम पे स्टूडेंट था शर्क एकेडमी का, मुझे पता नहीं क्यों पर मैं यहाँ पे घर वाली फीलिंग आती है मुझे। मैंने काफी ज्यादा पढ़ा था शर्क में, इसकी हिस्ट्री के बारे में मैं कुछ ज्यादा इंस्पायर्ड था, इसलिए मैंने एक गाना लिखा है। मेरे पास चांस है यहाँ पे परफॉर्म करने का। मैं इस गाने को शर्क और टांग सेक्ट के लिए डेडिकेट करना चाहता हूँ। वेल यहाँ पे पढ़ा था ये भी 3 में पता लगेगा। सब बोल रहे थे वाह एक न्यू सॉन्ग है तो ग्रेट होगा। दूसरा बोलता है कि ये शर्क और टांग सेक्ट के लिए है, किसी ने भी ये ऐसा नहीं किया। सभी सुन रहे होते हैं ध्यान लगा के। टांगली गाने लग पड़ता है ऐसे ही। वेल इसको क्या ट्रांसलेट करूं मैं, गा ही रहा होता है। फिर ऐसे लास्ट में वो बोलता है कि ये सॉन्ग द लव ऑफ सी गॉड। जो वीआईपी होती है वो खड़ी हो जाती है उसके गाने सुन के। वांग उसकी तरफ देख रहा होता है। वो वीआईपी बोलती है कि नाम क्या तुम्हारे सॉन्ग का? टांगली बोलता है सी गॉड के आंसू।
वीआईपी बोलती है कि ये गिफ्ट शक बहुत ज्यादा खुश है इसको रिसीव करने के लिए, और साथ में टांग सेक्ट भी। टांगली बोलते हैं शुक्रिया। फिर ऐसे सब भी बोल रहे थे वाह ये तो अमेजिंग है। टांग सेक्ट और शक ने शुक्रिया बोला, इतना ज्यादा अच्छा सॉन्ग था ये। ली गोंगजी हम तुम्हें प्यार करते हैं। जॉनी बोल रहा होता है अंकल ये कुछ ज्यादा अमेजिंग थे आप। फिर ऐसे ही शोर शराबे में टांगली चला गया। ऑडियंस भी धीरे धीरे जाने लग पड़ी। टांग सेक्ट का लीडर होता है वो बोलता है हेलो, क्या ली गोंगजी सच्ची मुझे गोल्ड लेवल वॉरियर है? वो जो वीआईपी होती है वो बोलती है तुम क्या चाहती है? वो वहां से जाने लग पड़ती है। टांग बोलता है मैं इसे चैलेंज करना चाहता हूँ। वीआईपी जाते हुए बोलती है तुम्हें पता नहीं है वो कितना ज्यादा पावरफुल है, क्या सोच रहे हो तुम ऐसा करने से पहले? वांग बोलते तुम्हें पता नहीं कि ये पर्सन कितने ज्यादा क्लोज है ली गोंगजी से, विश्वास करो इसका, मैस मत करो, मतलब पंगा मत लो तुम टांग ली के साथ। टांग सोच रहा होता है मैं तो और ज्यादा पागल हो रहा हूँ, जैसा कि इन्होंने बोला फाइट करने के लिए। फिर हमें बाइजुजू और जवानियो दिखते हैं। जवानी बोलते क्या हुआ, म्यूजिक को ज्यादा अच्छा था है ना? बाइजुजू बोलती है क्या क्या तुम मुझे ली गोंगजी के प्लेस में ले जा सकते हो? वो तुम्हारा फ्रेंड है ना? जवानी बोलता हाँ, मुझे लगता है कि वो मेरा वेट कर रहा होगा, चलो उसके रूम में जाते हैं। मैंकुन बोलती है तुम हिम्मत मत करना जीजू को तंग करने की। जवानी बोलता है तुम उसकी चिंता करो, वो मेरे को तंग करती है, मैं नहीं करता तंग। फिर हमें लान जवानी का रूम दिखाया था, वहां पे टांग लिया जाता है। जवानी बोलता है अंकल ली जो हुआ था पहले क्या तुम ठीक हो सच्ची मुझे? टांग ली बोलता है हाँ मैंने तुम्हें डरा दी था, ऐसे तुम चिंता मत करो मैं ठीक हूँ। मेरे को ऐसी फीलिंग आई कि स्टैचू मेरे को बुला रहा है, वो मेरे को कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहा था, पर मेरे सर में दर्द लगने लग पड़ी जैसे मैं याद करने की कोशिश कर रहा था। जवानी बोलता मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो। अंकल ये मेरी क्लासमेट है बाइजुजू। बाइजुजू वहां पे आ जाती है और बिल्कुल सामने खड़ी होती है। वो बोलती है क्या क्या तुम्हें मैं याद हूँ? पहले ऐसा क्या हुआ कि इनको पुरानी थिंकिंग करने से सर में दर्द लग पड़ती है? टांगली बोलता है कि छोटी लड़की है, हमारा फर्स्ट टाइम नहीं मिलना। बाइजुजू बोलती है ग्रेट सी, क्या तुम्हें कुछ याद है? ग्रेट व्हाइट शार्क। टांगली बोलता है मुझे कुछ भी याद नहीं, तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम मुझे जानते हो? बाइजुजू हैरानी से देख रही होती है आगे की तरफ और बोलती तो ये सच्ची मुझे नहीं जानता है। जॉनी बोलते है जुजू क्या अंकल ही तुम्हें जानते हैं, क्या रिलेशनशिप है तुम्हारा इनके साथ? जुजू बोलती है मेरे सेवियर है, ये अच्छी बात है। जॉनी बोलते है अच्छी बात है, ये तुम्हारे एनिमी नहीं है। अंकल ही अपने पास्ट को याद नहीं कर पाते हैं, वो कोशिश करते हैं तो उन्हें दर्द होता है। बाइजुजू ये सुनकर चुप हो जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद बोलती है मुझे लगता है मैंने गलती कर दी है जॉनी, मेरे को जाना पड़ेगा। फिर ऐसे बाइजुजू चली जाती है। अंकल ही बोलता है मुझे वो लड़की पसंद है, क्या तुम फ्रेंड्स से ज्यादा हो क्या? मतलब समझ रहे हो तुम भी ये क्या बोलना चाहते हैं? जॉनी बोलता है हम होंगे फ्रेंड्स से ज्यादा जब हम ओल्डर होंगे, मैं ट्राई करूंगा। वेल बचपन में इनको रिलेशनशिप अलाउड नहीं है गाइस। टांगली बोलता है तो अच्छा तुमने प्लान बना के रखा है, मेरा जॉनी तो कुछ ज्यादा हैंडसम है, तो काफी ज्यादा गर्ल्स तुम्हारे प्यार में होंगी है ना? जॉनी बोलता है अंकल ही क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो? ली बोलता है कि नहीं मैं किसी को नहीं कर रहा हूँ। जॉनी बोलता है तुम्हारा कहने का क्या मतलब, सब तुम्हें प्यार करते हैं? टांगली बोलता है वो ज्यादा जरूरी नहीं है, मेरे को अपनी फोर्जिंग प्रोसेस को दिखाओ। जॉनी बोलता है ठीक है। वो फिर ऐसे फोर्ज कर रहा होता है। जॉनी वेल हैमर को चला रहा होता है। टांगली सोच रहा होता है इतना बुरा नहीं है, ये केयरफुल है और ज्यादा टाइम ले रहा है सोचने के लिए। हर एक इसका हिट परफेक्ट है, ना ज्यादा फास्ट ना ज्यादा स्लो, इसने अपनी खुद की रिदम को फाइंड कर लिया। जॉनी ऐसे मार रहा होता है, लास्ट में एक एनर्जी टाइप उसके हाथ को सराउंड करती है और वो बहुत जोर से मारता है। उसका जो मेटल होता है वो ग्लो करता है और उससे एक लाइट टाइप ऊपर की तरफ मूव करती है और एक ड्रैगन अपीयर हो जाता है उसके राउंड में। जॉनी शांति की सांस लेता है। टांगली बोलता है बहुत अच्छा, तुमने स्पिरिचुअल फोर्जिंग लेवल को कंप्लीट कर लिया अपने। जॉनी हंसता और बोलता है अंकल ली इसका मतलब मैं नेक्स्ट लेवल पे जा सकता हूँ अब? टांगली बोलता है नहीं अभी नहीं, जितना तुम्हारा करंट लेवल है तुम्हें अभी अपने स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा। अभी मैं तुम्हें फ्यूजन फोर्जिंग को सिखाता हूँ, तुम्हारा जो हैमर है वो भी अपग्रेडेड होगा है ना? क्या ये ठीक है अगर मैं करूँ तुम्हारे लिए? मुझे 2 डिफरेंट तरह के मेटल्स को दो, किसी भी तरह के। जॉनी दे देता है। जॉन मतलब टांगली ने हिट करता है। जॉनी देख रहा होता है हैरानी से एक बहुत बड़ी लाइट का पिलर ऊपर की तरफ मूव करता है। जॉनी सोच रहा सिर्फ एक ही हिट से नहीं, सिर्फ एक हिट से इसने ऐसा करके दिखाया। टांगली अपनी बॉडी को एनर्जी से कवर करता है और वेल बार की तरफ सांस छोड़ता है। एक ड्रैगन टाइप जाता है मेटल्स की तरफ, उसके हाथ में स्केल्स अपेयर हो जाते हैं गोल्डन कलर के। जॉनी सोच रहा होता है इसके पास भी ड्रैगन स्केल्स हैं इसके हाथ पे। वो हिट करता है दोनों मेटल्स को और दोनों मेटल्स के आसपास ड्रैगन अपेयर हो जाते हैं। वो दोनों मेटल्स ग्लो कर रहे होते हैं। जॉनी सोच रहा होता है इसने तो इन्हें मिथिकल लेवल पे अपग्रेड कर दिया और वो भी एक ही हिट से। टांगली ने अपनी आईज क्लोज की होती है, वो दोनों मेटल्स मिक्स होने लग पड़ते हैं। जॉनी सोच रहा होता है अब ये फ्यूजन फोर्जिंग कर रहा है, मेरे को ध्यान देना पड़ेगा। टांगली फिर अपनी आईज को ओपन कर लेता है, उसकी आईज भी ग्लो कर रही होती है। वेल पूरा कमरा ही चमक धमक मतलब चमकीला हो जाता है, उसे एनर्जी कवर कर रही होती है, वो मेटल ग्लो कर रहा होता है। जॉनी सोच रहा होता है इसकी स्पिरिट एनर्जी तो कुछ ज्यादा फास्ट तरीके से मूव कर रही है, ये मिथिकल फोर्जिंग है। जॉनी को टांगली बहुत बड़ा लग रहा होता है। फिर ऐसे टांगली बोलता है जाग जाओ। जो मेटल था वो ऐसे ही हैमर में मेल्ट हो रहा था और शायद मिक्स हो जाता है हैमर में। टांगली बोलता है मुझे तुम्हारे ब्लड की 2 बूंदे चाहिए। जॉनी बोलता है ठीक है। जॉनी ऐसे फिर ब्लड गिरा देता है हैमर के ऊपर। जॉनी सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है कि हम एक बन रहे हैं, मैं चेंजेस को फील कर पा रहा हूँ इसके वेट में, मेरे माइंड से ही। टांगली बोलता है कि अब तुम मिथिकल फोर्जिंग को प्रैक्टिस कर सकते हो इसकी हेल्प से, ये तुम्हारी लिमिट है अभी के लिए, यूज करने की कोशिश करो इसे। तुम फिर मैजिको फ्यूजन को भी देख सकते हो और मिथिकल फोर्जिंग को भी कर सकते हो। जॉनी बोलता है शुक्रिया अंकल ली। टांगली ऐसे उसके रूम में रहा, वो ऐसे गया नहीं सुबह तक। जॉनी
जॉनी ने ट्राई किया था फोर्ज करना रात भर। फिर हमें शर्क ट्रेवल सेंटर का सीन दिखाया था। जॉनी और बाइजू चले होते हैं, वहाँ पे एक पर्सन आता है, वो बोलता है कि ये शिप है वो तुम्हें लोंगगन स्टार में लेके जाएगी, मतलब हम जल्दी जाने वाले हैं। स्पेस फाइटर्स जो हैं जिनके मिशन हैं हम उन्हें उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देंगे, पहले मिशन की तरफ जा रहे हैं। फिर ऐसे वो बैठ जाते हैं, अनाउंसमेंट होती है कि अपनी सीट बेल्ट को डाल लो, जो शिप है वो टेक ऑफ करने लगी है। क्वान ऐसे खुशी से बाहर की तरफ देख रहा होता है। फिर हमें बताया जाता है कि जो एक्सपेरिमेंटल फाइटिंग क्लास है वो अपने फर्स्ट मिशन के लिए चल पड़ी। जो उनकी इंस्ट्रक्टर होती है वो बोलती है सभी को मैं ग्रीट करती हूँ, मैं तुम्हारी ऑपरेशन सुपरवाइजर हूँ इस मिशन के लिए, मेरा नाम यान रूटिंग है। मैं तुम्हें अब पूरी तरह से बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना मिशन में, चीजों को याद रखना जब तुमने स्टार्ट करना। और फिर सभी ध्यान से सुन रहे थे कि वो वुमन क्या बोलने लगी है। वो बोलती है कि हमने तुम्हें इस टाइम पे इसलिए इनवाइट किया ताकि हम और ज्यादा क्रिस्टल्स को फाइंड कर सके फेडरेशन के लिए। लुजंग सोच रहा था ये प्लेस तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। वो लड़की बोलती है कि ये युआन ड्रैगन है, इसे लोंगयुआन क्रिस्टल निकलता है इसकी बॉडी के अंदर से। जितना ज्यादा पावरफुल एक ड्रैगन होगा उतने ज्यादा क्रिस्टल्स उसके अंदर होंगे, इसका मतलब वो और ज्यादा पावरफुल भी होंगे और डेंजरस भी होंगे। हर एक पर्सन जो यहाँ पे उन्हें एटलीस्ट 10 क्रिस्टल्स को फाइंड करना है। हर 10 दिन में एक स्काई फाइटर शिप जो होगी वो लोंगयान स्टार को लीव कर जाएगी और अपने प्लेनेट में वापस आ जाएगी। और एक और लास्ट चीज, ध्यान देना अपना, मतलब सेफ रहना, गुड लक, हम तुम्हारे रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। मतलब 10 दिन का टाइम है इनके पास। जॉनी सोच रहे होते तो हमें इस मिशन को 10 दिन में कंप्लीट करना पड़ेगा और अपना बेस्ट करना पड़ेगा क्रिस्टल्स को फाइंड करने के लिए। फिर लांस जॉनी ने अपने नेक्स्ट 13 डेज जो थे फ्लाइट में वो मेडिटेट करने में गुजारे। अनाउंसमेंट होती है कि अप्रोच कर रहे हैं हम लोंगगन स्टार को, सभी अपनी मेडिटेशन को रोक दो और प्रिपेयर करो अपने अराइवल के लिए, मतलब उतरने के लिए। फिर हमें फेडरेशन का बूट कैंप दिखाई देता है लोंगगन स्टार में। वहाँ पे एक पर्सन उन्हें ग्रीट करता है और बोलता है स्काई फाइटर्स तुम्हारा मैं वेलकम करता हूँ बूट कैंप में। जॉनी सोच रहा होता है कि ये कैंप तो एक फोर्ट्रेस की तरह लग रहा है, ये तो वैसा कुछ भी नहीं लग रहा है जैसा कैंप युआन स्टार में था। वो पर्सन बोलता है कि हम तुम्हें मैप्स दे देंगे प्लेसेस के ताकि तुम देख सकते हो जहाँ वहाँ तुमने जाना है। रूल्स को फॉलो करना और नोट्स लेते रहना अगर नेसेसरी होगा तो। जब तुम इस कैंप को छोड़ के चले जाओगे तो तुम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मतलब अपनी सेफ्टी की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। फिर हम बताया जाता है कि उसके बाद यान रूटिंग उन्हें रूम्स में ले गई। लुआन जॉनी ने सभी को बुलाया और वेल फर्स्ट मीटिंग को स्टार्ट कर दिया। जॉनी बोलता है मैं लास्ट टाइम बोलता हूँ ये प्रैक्टिस सेशन नहीं है, ये असली रियल बैटल है, ये कोई टेस्ट भी नहीं है, ठीक है। हम साथ में यहाँ पे आए हैं और हम साथ में यहाँ से जाएंगे। मैं ये होप करता हूँ कि कोई भी गिव अप नहीं करेगा, कभी भी गिव अप नहीं करनी है हमने। फिर ऐसे सभी बोल रहे होते हैं कि कभी गिव अप नहीं करेंगे, कभी सरेंडर नहीं करेंगे। जॉनी बोलता है कि ये ग्रेट है, अब मैं डिवाइड कर देता हूँ हमें स्मॉलर ग्रुप्स में, हर एक ग्रुप के पास एक लीडर होगा। अब सभी जो अटैकर्स है वो लाइन के बाहर आ जाओ, चेजर जो हैं, हीलर्स हैं और बाकी जो स्पोर्ट वगैरह वाले हैं, हम सभी का 5 का ग्रुप होगा। मैंकिन बोलती है जॉनी किस तरह की वॉरियर मैं हूँ। जॉनी बोलता है तुम एक एक्सेप्शन हो, मेरे साथ रहना अभी से, और अब से मेरे को कैप्टन बोलना। चलो अपनी टीम्स को स्टार्ट करते हैं बिल्ड करना। टीम लीडर टांग युगे, तुम क्लोज रेंज रैंकर्स मतलब अटैकर्स को लीड करोगे। ग्रुप नंबर 2 जो मार्क्समैन है उन्हें लिन डोंगुई लीड करेगा। लीहान लीबिन जियायू तुम्हारी टीम में होंगे, ठीक है। वो पर्सन बोलता है मैं। एक पर्सन बोलता है टीम का मतलब क्लास का युआनन हुई नहीं है सबसे ज्यादा पावरफुल। दूसरा बोलता है कि जॉनी को पता है वो क्या कर रहा है। जॉनी बोलता है कि ग्रुप 3 चेजर्स उसे ल्यू फेंग लीड करेगा, तो हमारे स्काउट्स होंगे। ग्रुप 4 जो ब्रूसर्स होंगे उन्हें डिंग जाओ हुआन करेगा लीड। लान मैंकुन और मैं जो है और जो बाकी बच्चे हैं वो ग्रुप 5 में होंगे जो कि हम सपोर्टर्स हैं, मैं लीडर होऊंगा उनका। जब हम फाइट करेंगे तो जितने भी लीडर्स हैं उन्हें मेरी सुननी पड़ेगी। ग्रुप 1 फ्रंट में रहेगा, ग्रुप 2 और ग्रुप 4 जो होंगे वो पीछे रहेंगे और ग्रुप 5 जो होगा वो मिडिल में रहेगा। चलो चलते हैं। जॉनी बोलते ल्यू फेंग जब हम यहाँ से बाहर चल जाएंगे तो इन्वेस्टिगेट करना एरिया को और ड्रैगन्स को फाइंड करना। ल्यू फेंग बोलता ठीक है। जॉनी बोलता ग्रुप 1 आगे जाओ और बाकी उनको फॉलो करो। सभी आगे मूव करते हैं, वो ऐसे मूव कर रहे होते हैं। कोई पर्सन गाड़ी में जा रहा होता है, एक बोलता है कि हमारे शर्क के जो दोस्त हैं वो पैदल चले हैं तो बाद में देखते हैं। जॉनी बोलता है कि जल्दी फास्ट मूव करते हैं, हमें पकड़ना उनको। जॉनी बोलता है ध्यान देना जो भी प्लांट्स यहाँ पे वो पॉइजनस है, तभी उसे फोन आता है। एक बोलता है कि हमने फाइंड कर लिया, मुझे लगता है जो लोग कार वाले वो हमसे पहले यहाँ पे आए थे। जॉनी बोलता है अच्छा किया तुमने, ऐसे करते रहो। फिर इसके बाद काफी ज्यादा मैका सूट जो थे वो ड्रैगन्स के साथ फाइट करने लग पड़े। लुफेंग उन्हें पिक्चर सेंड कर रहा था। लुफेंग बोलते कि कैप्टन जो युआन ड्रैगन्स की कॉम्बैट स्किल्स है वो बहुत ज्यादा अजीब है, ये ड्रैगन्स की एबिलिटी को स्टडी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जो लोग हैं ये कभी भी लोंगवान में पहले नहीं आए। वेल शायद शर्क के अलावा भी कोई टीम आई है कार वाली। जॉनी बोलते तुम्हें क्या लगता है ये जो ड्रैगन डेंजरस है? लुफेंग बोलते नहीं, मतलब मूवमेंट की स्पीड है वो कुछ ज्यादा स्लो है, जो अटैक डैमेज वो भी इतना ज्यादा हाई नहीं है, इनके मूव्स भी लिमिटेड है। जॉनी बोलते ठीक है मैं समझता हूँ, हमें जगह बता दो, हम वहीं पे पहुंच जाएंगे। फिर 10 मिनट बाद लांजानी और उसके जितने भी क्लासमेट्स थे उन्हें 3 जाइगेंटिक युआन ड्रैगन्स के कॉप्सिस को फाइंड कर लिया, वेल डेड बॉडीज को। जॉनी बोलते युगी यहाँ पे आओ और सर्च करो कॉप्सिस को। युगी बोलते ठीक है। युगी ऐसे बॉडी को चेक कर रही होती है और बोलती
ये कुछ ज्यादा अजीब है। जॉनी बोलता है अजीब क्या है? यूगी बोलती है कि एक डेड क्रिएचर नहीं है, ये लोंगवान मेटल ओर का पीस है। जॉनी बोलता है दूसरे वर्ड्स में जो बॉडीज होती हैं ड्रैगन की वो लोंगवान मेटल बन जाता है। यूगी बोलती है हाँ तुम सही बोल रहे हो, पर ये प्योर मेटल नहीं है, जो इम्प्योरिटी परसेंटेज है वो 40% है। पहले ये मरने के बाद मेटल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कितना ज्यादा अजीब बात है। जॉनी सोच रहा होता है कि ये जो 3 ड्रैगन है ये 100 किलोग्राम ऑफ मेटल को प्रोड्यूस कर सकता है। ये तो ग्रेट है, मैं अपने साथ इन्हें ले जाऊंगा। पहले इसके पास रिंग है, ये बहुत ज्यादा स्टोर कर सकता है। फिर हमें 2 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है। उन्हें जितने भी ड्रैगन कॉप्सिस थे उन्हें डाल लिया था। लुफेंग बोलता है कैप्टन एक बिग ड्रैगन आ रहा है, मुझे लगता है ये लेवल 6 के आसपास होगा। हम बताया जाता है कि एक लेवल 6 युआन ड्रैगन जो होता है वो एक अर्थ ड्रैगन किंग के इक्विवेलेंट होता है। इसकी पीठ मतलब टेल के पीछे एक बॉल टाइप लगी होती है, बहुत ज्यादा हार्ड। जॉनी बोलता है जल्दी चलो वहां पे जाते हैं, उन्हें हमारी हेल्प की जरूरत है। मैंक्विन बोलती है जॉनी तुम ऐसे ही चोरी नहीं कर सकते हो, हम स्काई फाइटर्स हैं। जॉनी बोलता है मैं उस तरह का पर्सन नहीं हूँ। मैंक्विन बोलती है मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। वेल सभी को पता है जॉनी कितना ज्यादा खतरनाक है। हम बताया जाता है कि वो जो ड्रैगन था वो अपने क्लोज से लाइट रेस को शूट कर सकता था, वो ऐसे तो उसने तबाही मचाई होती है। जॉनी भी देख रहा होता है और बोलते है तो कुछ ज्यादा पावरफुल है। ग्रुप 1 फ्रंट में रहो, ग्रुप 2 तैयार हो अटैक करने के लिए, ग्रुप 3 असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए तैयार रहो। लुफेंग अगर कोई भी डेंजर में होगा तो हेल्प करना उनकी। वहाँ पे एक बंदा होता है वो बोलता है सब पीछे हट जाओ पीछे हट जाओ। वो लेवल 7 का वॉरियर होता है, लेवल 2 का स्काई फाइटर होता है लू ज़ेनवू। बाकी पर्सन उसके बोल रहे होते कैप्टन तुम क्या करोगे? वो बोलता है मैं ठीक हूँ, तुम कैंप में वापस जाओ, हमारे पास टाइम नहीं, जल्दी जाओ। वो जो ड्रैगन होता है वो आगे की तरफ घूरता है। वो पर्सन बोलते नहीं ये सही नहीं है, ये अपने पास खींच रहा है सभी को। वो वेल हवा से खींचे जा रहा होता है। लियो बोलता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। वो अपने मूनलाइट ब्लेड को यूज करता है और एक स्लैश करता है उस ड्रैगन के ऊपर, पर ड्रैगन को कुछ नहीं होता। वो जो ड्रैगन होता है वो गुस्सा हो जाता है और वेल उसे मारता है। वो फिर अपने पूंछ से लगा होता है मारने। एक पर्सन बोल रहा होता है नहीं 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 ये सही नहीं है, प्लीज हमारी हेल्प करो, कोई यहाँ पे है तो। वेल लूफेंग ने बचा लेता है। लूफेंग ने बचाया होता है। जेनवो उसे देख रहा होता है और बोलता है क्या रिइंफोर्समेंट, ये आई कहां से यहाँ पे? वेल जेनवू है नाम इसका, जेनहुआ नहीं सॉरी। जेनवू सोच रहा होता है ग्रीन यूनिफॉर्म्स क्या ये शर्क से हैं? जॉनी बोलता है जाओली टाइम बाय करो, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। वेल क्वानली का नाम चेंज कर दिया। क्वानली बोलते ठीक है। वो हंसता और बोलते मेरी तरफ देखो मैं आ रहा हूँ बड़े बच्चे। वो वेल अपने आप को मंकी में ट्रांसफॉर्म कर लेता आधे हिस्से में। वो आगे की तरफ जा रहा होता है। वो जो बॉल होती है उसकी तरफ आ रही होती है। वो अपने हाथ को आगे की तरफ करता है। जैन वो सोच रहा था कि अपनी बॉडी को यूज कर रहे हैं इसे रोकने के लिए। वो बोलते नहीं रुक जाओ। तभी जो उसकी टेल होती है वो वेल ग्राउंड को डिस्ट्रॉय कर देती है, फिर स्मोक हटती है। तो क्वानली ने वो पकड़ लिया होता है। जैन वो सोच रहा होता है क्या क्या इसने पकड़ लिया, ये इंसान भी है। तभी बिंग टैलिंग आगे की तरफ जा रहा होता है, उसने अपना थंडर से कवर की होती है। वो बोलते जो भी फ्रेंड्स है वोर्गो टेम्पल के प्लीज पीछे हट जाओ, हम इन्हें रोकते हैं। वो अपनी लाइटिंग स्ट्राइक को यूज करता है और वेल थंडर को पूरे उस ड्रैगन पे फेंकता है। तभी लूफेंग भी जाता है अपने स्पेयर को लेकर और वो बड़ी जोर से मारता है उस ड्रैगन को। अच्छा दूसरी टीम वोर्गो टेम्पल की है। जॉनी भी अपने जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन्हें फ्यूज करता है और एलिमेंट एनहेंसिंग को यूज करता है। हाँ बताया जाता है कि जॉनी के हैंड में ब्लू रेड ग्रीन और येलो कलर की लाइट थी, वो साथ में मिक्स हुई और एक अलग सी लाइट की रिंग उसके अराउंड में फ्लोट कर रही थी। शायद जॉनी ने एनहेंस कर दी दूसरे की पावर। जो दूसरा होता है स्वॉर्ड वाला, वो ड्रैगन के पास जा रहा होता है, उसे सेम जॉनी की तरफ मतलब जॉनी की तरह एनर्जी कवर कर रही होती है। एक पर्सन बोलते क्या, जैनू बोलते कि ये कैसे हो सकता है, जो पावरफुल ड्रैगन था वो बच्चों ने मार दिया। बिंग टैलियांग बोलता है कि कैप्टन तुमने बहुत अच्छा किया है। जॉनी सोच रहा होता है इन्होंने ये मैनेज कर लिया करने के लिए। वो स्माइल कर रहा होता है। जेनवू बोलता है कि मैं लू जेनवू वोर्गो टेम्पल का शुक्रिया हमारी लाइफ को सेव करने के लिए। जॉनी बोलता है कि हम सभी स्काई फाइटर्स हैं, हमने वही किया जो हमें करना चाहिए। मुझे अच्छा लगा तुमसे मिलकर, मैं लांजवानी हूँ। जेनवू सोच रहा था इसके पास तो सिर्फ 4 साल रिंग्स हैं। पहले वो 4 8 के इक्वल है, अब क्या बताए इन्हें। जेनवू अपने हाथ पे क्रिस्टल आता है मतलब निकालता और बोलता है कि तुमने हमें बचाया है, शुक्रिया, ये हमें लास्ट बैटल से मिला है, हमने युआन ड्रैगन से निकाला है, प्लीज इसे पकड़ लो। जॉनी बोलता है कि नहीं 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 तुम्हें ऐसे देने की कोई जरूरत नहीं है, इसे हम इसे ले नहीं सकते हैं। मैंक्विन देख रही है तो इसकी तरफ वो सोच रही होती है कितना ज्यादा अच्छा एक्टिंग में। जेनो उसे पकड़ा ही देता है जबरदस्ती और बोलते नहीं तुम्हें रहना मतलब रखना ही पड़ेगा। क्या मैं जान सकता हूँ तुम किस क्लास से हो? जॉनी बोलता है हम आउटर कोर्ट के सीन ले रहे हैं, हम मिशन पे आए हैं। फिर ऐसे ही ल्यू जेनो ने सभी को शुक्रिया बोला और वो चला गया। लांजानी की टीम ऐसे क्रिस्टल्स को सर्च कर रही थी ड्रैगन्स के हेड में। टांकी की बोलती जो क्वालिटी है और की वो ग्रेट है, हमें थोड़ा सा लॉन्ग गन मेटल को भी एक्सट्रैक्ट करना चाहिए इससे। हमारे टीचर सही थे, हम यहाँ पे कुछ ज्यादा ही पैसा कमा सकते हैं, हम बहुत ज्यादा लकी हैं। टांगली वाले उसकी पूंछ को उखाड़ देता है और वो हंसते हुए बोल रहा होता है ये जो मीटियोर मेस है ये परफेक्ट है मेरे लिए, ये कुछ ज्यादा लाइट फील हो रही है। वो उसे गोल गोल घुमा रहा होता है। बाकी सब बच्चे हैरानी से उसकी तरफ देख रहे होते हैं। जोनी बोलता है हर दिन ये पागल क्यों बनता जा रहा है ना,
हाँ। मैंक्विन बोलती वेल मैं क्या ही बोलूँ। जॉनी बोलता है कि यूगे मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, देखो डिटेक्ट करो कोई भी मेटल को यहाँ वहाँ होगा तो। यूगे बोलती ठीक है। वो अपनी पावर को यूज करती है और बोलती है यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे कुछ ज्यादा मेटल है इस प्लैनेट में, मैं कुछ भी फील नहीं कर पा रही हूँ। जॉनी बोलता है सभी यहीं पे रहना और थोड़ा रेस्ट करो। ल्यू फैंग, यूगे, जूजू, मैंक्विन, हुई, मुझे फॉलो करो। हम फ्लाइंग मेका सूट को यूज करते हैं मोड मतलब ज्यादा युआन ड्रैगन्स को फाइंड करने के लिए। बिंग ध्यान देना सभी का जब मैं यहाँ से चल जाऊंगा। कॉनली बोलता है क्या क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। जॉनी बोलता है कि तुम अपने मेटल बॉल के साथ खेलो, इनके साथ रहना, अगर कोई ड्रैगन अटैक करेगा तो टीम को प्रोटेक्ट करना। उनके सामने एक सूट होता है, हम बताया जाता है कि जो सूट था वो डार्क पर्पल था, 6 मीटर टॉल था और ऐसे ही परफेक्टली मतलब अमेजिंग ही लग रहा था। लाइट चमक रही थी उसकी बॉडी से और वो उनके सामने आ गया। वो जो सूट होता है वो फिर ऐसे ही शिप में कन्वर्ट हो जाता है, वो उड़ रहे होते हैं। टांग्यू की बोलती है कि आगे सामने मैं फील कर पा रही हूँ आगे कुछ ज्यादा ड्रैगन है। जॉनी बोलता है कि अच्छा आगे चलो मूव करते हैं। फिर वो एक जगह पहुंच जाते हैं। यूके बोलती है कुछ गलत है। जॉनी बोलता है क्या हुआ। यूके बोलती है कुछ ज्यादा ड्रैगन है एक ही प्लेस में, मतलब कुछ ज्यादा ही आ रहे होते हैं, एक पूरा ही बंच। दुसंग बोलता है ये मतलब जॉनी बोलता है ये वेल मैं फक मिक्स कर दे रहा हूँ गलती से, आई एम वेरी सॉरी। वो जो ड्रैगन होते हैं वो अपने मुंह से लेजर शूट कर रहे होते हैं। यहाँ आवाज जॉनी बोलता है कि पीछे हटो, यहाँ पे कुछ ज्यादा ड्रैगन है, सभी को कैंप में लेके जाओ अभी। फिर ऐसे इमरजेंसी वो बोल रहे होते हैं। एक बोलते हैं पर्सन कॉल पे कि स्काई फाइटर बोलो क्या हुआ। जॉनी बोलता है हमने कुछ ज्यादा ड्रैगन्स को फाइंड किया है, वो कैंप की तरफ आ रहे हैं, प्लीज अटैक के लिए प्रिपरेशन कर लो। वो जो होता है फोन वाला वो बोलता है कि हमने कंफर्म कर लिया तुम्हारी रिपोर्ट को, हम सभी को अलर्ट में डाल देंगे, प्लीज कैंप में वापस आ जाओ। ये ऐसे ही मंथ्स मतलब काफी मंथ से घूम रहे हैं तो किसी ने कुछ नहीं किया। जॉनी बोलता है क्या ये हमारे ऊपर ब्लेम डाल रहा है, हम तो जस्ट अभी अभी आए हैं। वेल हाँ सच्ची है अभी अभी आए हैं तो इनके ऊपर क्यों ब्लेम डाला जा रहा है। वो बोलता है कि सभी स्काई फाइटर्स को हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कैंप में वापस आ जाओ। जॉनी बोलता है क्वानली सभी शिप में बैठो, हमें वापस जाना पड़ेगा कैंप में। वो सब बोलते ठीक है। वो शिप में बैठ जाते हैं और जा रहे होते हैं। फिर ऐसे हमें कैंप का सीन दिखाया है, वो पहुंच गए होते हैं। लांजानी और उसके फ्रेंड्स सूट के बाहर आ जाते हैं। बिंग बोलता है कि हम थंडर ऑफ ड्रैगन्स के बीच में मतलब आगे थे। जॉनी चल के रहा है कुछ मतलब सही नहीं हुआ है, क्या हुआ है। वेल जॉनी बोलता है कि कुछ ज्यादा ड्रैगन्स आ रहे थे। बिंग बोलता है सच्ची, इसका मतलब नहीं कि हम कुछ ज्यादा क्रिस्टल्स को कमा सकते हैं। जॉनी बोलता है हाँ अगर हम जिंदा रहे तो। वो जो उनकी इंस्ट्रक्टर होती है वो बोलती है कि तुमने क्या कर दिया है, तुम इतने ज्यादा ड्रैगन्स को यहाँ पे लाए क्यों हो। जॉनी बोलता है हमने कुछ भी नहीं किया, हम चाहते नहीं थे ऐसा, अब हम क्या करें। इंस्ट्रक्टर बोलती है कि तुम्हें मिलिट्री ने रिक्रूट किया है तो तुम्हें फाइट करनी पड़ेगी उनके लिए, मेरे को फॉलो करो। फिर हमें एक और एरिया दिखाया जाता है कैंप का, वहाँ पे एक बैरियर टाइप होता है, बाहर ड्रैगन्स अपीयर हो जाते हैं। इंस्ट्रक्टर बोलती है कि जो वॉल है वो ड्रैगन्स को रोक के रखेगी, पर कुछ अंदर आ जाएंगे तो तुम्हें उन्हें हराना पड़ेगा मिलिट्री के साथ अटैक करके। तो बैरियर ओपन होता है, कुछ ड्रैगन्स आ रहे होते हैं अंदर। जॉनी अपने आप को वेल ट्रांसफॉर्म करता है ड्रैगन गोड में और बोलता है सभी अपने आर्मर रिमूव करो और फाइट करते हैं। ऐसे वो फाइट कर रहे होते हैं। जो इंस्ट्रक्टर होती है वो बोलती है बच्चे तो कुछ ज्यादा टफ है, ये तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो अंदर बैठे होते हैं ऑफिसर वो भी देख रहे होते हैं स्क्रीन से। एक बोलता है ये तो स्काई फाइटर्स है, ये कौन है, इन्हें मतलब किसने बोला इन्हें फायर अटैक्स यूज करने के लिए, मतलब फायर को यूज करने के लिए एज अटैक। तभी एक होता है उनका लीडर, वो बोलता है जूम करो इनके ऊपर। वो देख रहे होते स्क्रीन में कि वो कैसे अटैक कर रहे होते। कॉनली ने वो पकड़े होती है टेल। एक लीडर बोलते ध्यान से देखो ये आए कहाँ से है। एक बोलते कि शर्क अकेडमी के हैं, क्या तुम इन्हें रोकना चाहते हो। वो पर्सन सोच रहा होता है तो अच्छा ये मेरी सिस्टर के स्टूडेंट है, अच्छा डीन इसकी सिस्टर है। वो बोलते नहीं अगर ये डेंजर में होंगे तो हेल्प करना है इनकी। कॉनली ऐसे घुमा रहा होता है, ऐसे गोल गोल और ड्रैगन को मार रहा होता है। जॉनी बोलता अटैक करो। इंस्ट्रक्टर सोच रहे थे क्या ये पागल है। टांग्यूकी ने अपना ऐसे ही अटैक कर दिया ड्रैगन के सामने, मतलब हेड टू हेड। उसने अपनी फिर डायरेक्शन चेंज कर दी और सीधे अनदर ड्रैगन के ऊपर मारा, मतलब उसके आर पार निकल जाती है वो और उसके क्रिस्टल को बाहर निकाल देती है। उसके हाथ में ऐसे ही क्रिस्टल पड़ गया। ऐसे वो ड्रैगन्स की बॉडीज के आर पार निकल रही थी और उनके क्रिस्टल्स को छीन रही थी। बिंगटियान की पूरी बॉडी थंडर से कवर थी और वो ऐसे डैमेज कोज कर रहा था ड्रैगन के ऊपर ऐसे थंडर शूट करके। बाइजुजू अपनी रिंग को एक्टिवेट करती है। इंस्ट्रक्टर की वाली हालत खराब हो जाती है देख के। उसकी जो एनर्जी होती है वो कुछ ज्यादा ही फैल रही होती है। वो अपनी कर्स ऑफ एगोनी को यूज करती है एक अटैक को, जिसकी वजह से आसपास के जितने भी ड्रैगन्स होते हैं वो मर जाते हैं। इंस्ट्रक्टर सोच रही थी तो कुछ ज्यादा डरावना है। जॉनी बोलता है कि मैंक्विन मैं ध्यान दूंगा तुम्हारा। वो अपने ग्रास को बांध देता है उससे। मैंक्विन बैठ जाती है और अपनी डांस ऑफ एमरेड फिनिक्स को यूज करती है। उसके पीछे विंग्स आ जाते हैं, वो स्माइल कर रही होती है। फिर ऐसे इस थोड़े टाइम में ही जो भी उनकी एनर्जी खोई हुई थी वो रिकवर हो गई। जितने भी ड्रैगन्स थे आसपास वो सभी मर गए। लांजानी ने सभी को बोला कि रेस्ट करो थोड़ा सा, उसके बाद उन्होंने क्लीन अप स्टार्ट करना है इस बैटलफील्ड का। उनकी जो इंस्ट्रक्टर होती है वो ऊपर खड़ी होती है, वो हैरान हो जाती है, कुछ ज्यादा सोची होती है कि इनका मिशन था वो 370 युआन ड्रैगन्स को मारना था। आज पहला दिन था और उन्होंने पहले दिन में आधे से ज्यादा मार दिए। जॉनी वहां पे होता है। जॉनी बोलता है कि नेक्स्ट टाइम फाइट करने की कोशिश मत करना, मतलब वो मैंक्विन को बोल रहा होता है। वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हें फाइट करते हुए देखें, वो तुम्हें ऐसे साथ में ले जाएंगे। मेरे पास एक हेवन फ्रूट्स है, मतलब हेवन फ्रूट है, मैं तुम्हें वो दे दूंगा हील करने के लिए, पर ऐसा करना कि प्रिटेंड करना कि तुम वीक हो। मैंक्विन बोलती ठीक है। इंस्ट्रक्टर बोलती कि अंदर जाओ, इस कैनन के पीछे रुकना। वो सभी उस कैनन के पीछे पहुंच जाते हैं। वो जो कैनन होती है वो
गैलेक्सी वोर्टेक्स को यूज करती है। वो फिर एक एक्सप्लोसिव शॉट को फायर करती है, जिसकी वजह से जितने भी ड्रैगन्स होते हैं वो पहले ऊपर उठते हैं और फिर आगे की तरफ शूट हो जाते हैं। जितने भी ड्रैगन्स होते हैं वैसे उड़ के निकल रहे होते हैं बाहर। पहले उस कैनन ने उन्हें पास में बुलाया, फिर शॉट कर दिया, मतलब शूट कर दिया आगे की तरफ। उनकी बॉडीज उड़ गई कुछ ज्यादा दूर दूर। ज़ॉनी सोच रहा होता है तो अच्छा इसी तरह से ये बॉडीज के साथ डील करते हैं तो कुछ ज्यादा गंदा है। फिर ऐसे सेकंड राउंड भी स्टार्ट हो गया दोबारा। उस राउंड के बाद लांजानी ने बाकियों को बोला कि रेस्ट करे। क्वानली बोलते कि तुम रुकना क्यों चाहते हो, हम तो प्रोग्रेस कर रहे थे। ज़ॉनी बोलता है कि हमने मिशन को कंप्लीट कर लिया लोंगयान प्लेनेट का, हम सिर्फ अब से हाई लेवल ड्रैगन्स को मारेंगे, उनकी बॉडी से जो और मिलेगा वो ज्यादा वैल्यूएबल होगा। क्वानली बोलते ब्रदर तुम कुछ ज्यादा एम्बिशियस हो, कभी भी गिव अप नहीं करनी है ना। ज़ॉनी चुप ही होता है। ज़ॉनी बोलता फिर कि जब हम फोर्थ राउंड पे जाएंगे 2 लेन्स में स्प्लिट हो जाना। ज़ोहान तुम लीडर होगे एक टीम के और बाकी हम साथ, और बिंग डोंग हुई यूटियान हम एक टीम के होंगे। हम लेवल 6 ड्रैगन्स को फाइट करेंगे। टांग्यू की आती है आगे और बोलती है ज़ॉनी मैं ब्रेक थ्रू करने वाली हूँ। ज़ॉनी बोलता अभी। टांग्यू की बोलती है हाँ मैं तैयार हूँ। युआनन भी वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि हाँ मैं भी ब्रेक थ्रू करने लगी हूँ ज़ॉनी। क्वानली बोलता है ल्यूफेंग और मैं भी। वेल वाओ सभी ब्रेक थ्रू करने लगे हैं। ज़ॉनी बोलता है ठीक है करो, मैंक्विन और मैं जो है वो तुम्हारे लिए यहाँ पे रुकेंगे और हेल्प करेंगे तुम्हारी प्रोसेस में, बैठ जाओ मेरे साथ। ज़ॉनी ऐसे अपने आप को एनर्जी से कवर करता है और अपने वेन्स को बांध देता है ल्यूफेंग और टांग्यू से। वो फिर अपनी आइज को ओपन करता है। ऐसे क्वानली भी साथ में बैठा होता है। ज़ॉनी क्वानली की भी हेल्प कर रहा होता है। क्वानली के ऐसे बॉडी में ब्लोंड हेयर उगने लग पड़े और उसकी बॉडी बड़ी बड़ी बनती गई, तो शायद ये मंकी में कन्वर्ट हो रहा है एक तरह से। ल्यूफेंग के फेस वगैरह में भी स्केल्स अपेयर होने लग पड़ते हैं और एक बहुत बड़ा ड्रैगन अपेयर हो जाता है उसके पीछे। एक फ्लिकरिंग लाइट बॉल थी जो कि युआनन के सर के ऊपर उड़ रही थी। वेल उसका जो ड्रैगन था स्पिरिट ड्रैगन। 5 साल रिंग्स जो थी वो 6 रिंग्स बन गई ऐसे पलक झपकते ही, और जो 6th रिंग थी वो रेड कलर की थी। टांग्यूकी के सर के ऊपर इन और यांग फॉर्म हो जाता है और वो उसके फोरहेड के ऊपर आ जाता है। फिर वो 7 रिंग मास्टर बन जाती है। एक इंस्ट्रक्टर है आनो की देख रही होती है और बोलती है ये कर क्या रहे हैं। वेल ऐसे ही वो पांचों बैठे होते हैं, ज़ॉनी बीच में होता है और उसके सर के ऊपर से 2 ड्रैगन उड़ रहे होते हैं, गोल्डन और सिल्वर कलर का। ऐसे फिर बताया जाता है कि लांजानी के सिर के ऊपर वही जो ड्रैगन्स थे वो उड़ रहे थे 2 लाइट्स जैसी, जो कि एक सिल्वर और गोल्ड कलर की थी और उनकी शेप ड्रैगन की शेप में थी। इंस्ट्रक्टर सोच रहे होते कि ये बैटलफील्ड के बीच में लेवल अप कर रहे हैं, ये सिर्फ टीनेजर्स ही हैं और ऊपर से यहाँ पे एक 7 रिंग मास्टर है। वेल युआनन की तरफ देख के सोच रही होती है वो सोच रही होती है ऐसा लग रहा है ये बच्चे ये कुछ ज्यादा अचीव करेंगे फ्यूचर में। फिर ऐसे बाकी भी देख रहे होते हैं जो सेंटर के होते हैं वहाँ पे। एक बोलता है ये ब्रेक थ्रू कर रहे हैं अभी, ये स्टूडेंट्स तो अमेजिंग है, मैंने बात की एकेडमी से और ये एक्सपेरिमेंटल क्लास से हैं। जो वहाँ का लीडर होता है वो बोलता है एक्सपेरिमेंटल क्लास शर्क ने कभी नहीं किया, पर अगर ये एक्सपेरिमेंटल क्लास से हैं तो कुछ तो स्पेशल होगा इनके लिए। तभी एक इंसान वहाँ पे आता है और बोलता है कि मैं अनाउंसमेंट करने लगा हूँ, सभी को बोलो कि स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करो, उन्हें डेंजर में मत आने देना। एक इंसान बोल रहा था सर ये रूल्स के अगेंस्ट में है। जो लीडर होता है वो बोलता है अगर स्काई फाइटिंग डिपार्टमेंट को कोई प्रॉब्लम है मेरे डिसीजन के साथ तो मुझे बात करने दो उनसे, मतलब उन्हें बोलो कि यहाँ पे मेरे से बात करे आके। इस लीडर ने ऑर्डर किया होता है कि प्रोटेक्ट करो बच्चों को। फिर ऐसे हमें युआनन दिखाई देता है। हम बताया जाता है कि जो स्पिरिट ड्रैगन की बॉडी है उसके पास कोई भी स्केल्स नहीं होते हैं, उसमें फेदर्स ग्रो होने लग पड़े। ये एक मैजेस्टिक बर्ड लग रही थी जो कि लाइट रिंग्स को एमिट कर रही थी युआनन के टॉप पे। पहले उसके पीछे पैर हो जाता है और उसकी सारी रिंग्स शो होती हैं जो कि 6 रिंग्स होती हैं। उसका ब्रेक थ्रू भी कंप्लीट हो जाता है। वो आगे की तरफ टांग्यूकी की तरफ देख रही होती है, उसकी सारी रिंग्स ब्लैक होती हैं और जो कि एक 7 रिंग मास्टर बन गई थी और एक हाई लेवल मास्टर थी। युआनन बोलता है कि मैं भी जल्दी 7 रिंग मास्टर बन जाऊंगी। वो वेल जेलसी फील करती रहती है। ऐसे ही ल्यूफेंग ने अपना स्पिरिट ऑफ थ्रोन ड्रैगन कंप्लीट कर ली, मतलब अपनी फ्यूजन कंप्लीट कर ली पूरी तरह से थ्रोन ड्रैगन के साथ, और अपने वो स्पेयर को बाहर निकाल लेता है। क्वानली की बॉडी और ज्यादा बड़ी हो गई और वो 6 मीटर की हाइट में पहुंच गया। ऐसे ही क्वानली घूर रहा होता आगे की तरफ। ज़ॉनी बोलता है किसकी तरफ घूर रहे हो तुम। वैसे ज़ॉनी कंट्रोल कर सकता है क्वानली को एक तरह से। क्वानली फिर शांत हो जाता है, नॉर्मल अपनी बॉडी में आ जाता है। ज़ॉनी बोलता है तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। क्वानली बोलता है अगर मेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिट एनर्जी नहीं होती तो मैं पूरी तरह से अपने आप को खो बैठता और तुम सभी को हर्ट कर देता। मैंक्विन बोलते तुम्हारे पास कोई भी शेम है नहीं है ना, तुम अपनी स्पिरिट एनर्जी को स्ट्रॉन्ग बोल रहे हो। क्वानली बोलता है कमजोर है, हाँ कमजोर है, डेफिनेटली तुमसे तो कमजोर ही है। मैंक्विन बोलती है अच्छा। ज़ॉनी बोलते है कि सभी तैयार हो जाओ नेक्स्ट बैटल के लिए। जो 4th राउंड है वो और ज्यादा हार्डर होगा। जो हम 10 लोग हैं वो लेवल 6 के ड्रैगन्स को फेस करने के ऊपर फोकस करेंगे। ज़ोहान बाकी चीजों को अंडर कंट्रोल कर रखना, अटैकिंग के लिए चिंता मत करना, ठीक है, सभी का ध्यान रखना। चलो आगे मूव करते हैं। तभी ड्रैगन सारे होते हैं आगे की तरफ से। क्वानली ऐसे उड़ा रहा होता है उन्हें, बाइजुजू भी मार रही होती है और टांग्यूकी भी अटैक कर रही होती है।
लूफेंग बोलते मैंने एक लेवल 6 के ड्रैगन को फाइंड कर लिया है। क्वान ली बोलते मेरे ऊपर छोड़ दो उसे। जॉनी वेल कुछ नहीं बोल पा रहा होता क्वान ली की ऐसी हरकतों को देख के। क्वान ली अपने उस बोल टाइप को निकालता और उसे मारता जोर से। क्वान ली के उस बोल टाइप ने बड़ी जोर से मारा होता है ड्रैगन को। फिर वो आगे की तरफ जाता है और उस ड्रैगन को पकड़ लेता है। शोल्डर से पकड़ा होता है उसने और फिर वो अपनी पूरी फोर्स को लगाता है क्वान ली और उसे 2 हिस्सों में फाड़ देता है। जॉनी बोलते नहीं ये अपनी ब्लड थर्स्टी स्टेट में है, मतलब वो पागल हो जाता है एक तरह से क्वान ली। मैंक्विन बोलते जॉनी हमें इसे रोकना पड़ेगा, ये अपने कंट्रोल को खो रहा है। क्वान ली कैसे आइज रेड हो गई होती है, ऐसे वो रोर कर रहा होता है। मैंक्विन बोलते अगर हम इसे रोकेंगे नहीं तो इसकी वाइटलिटी ड्रेन हो जाएगी। वो आगे की तरफ जा रही होती है क्वान ली की तरफ। जॉनी बोलते मैंक्विन वहां पे मत जाओ, ये कुछ ज्यादा दूर चला गया है। वो ऐसे अपने बर्ड के ऊपर उड़ के जा रही होती है क्वान ली की तरफ। क्वान ली पीछे से नोटिस करता है और पकड़ने लग पड़ता है। जॉनी बोलते नहीं क्वान ली जैसे अपने क्लोज से पकड़ने लगा होता है मैंक्विन को। मैंक्विन गुस्से से बोलती है हिम्मत मत करना ऐसा करने की। क्वान ली फिर अपने होश में आ जाता है और वेल नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। वो बोलते नहीं मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। वो नीचे झुक जाता है और बोलता है मेरी गलती थी। मैंक्विन हंसती है। लूफेंग बोलता है इतना ज्यादा सिंपल था ये। क्वान ली इतना ज्यादा डरता क्यों है मैंक्विन से? जॉनी बोलता मुझे भी नहीं पता, वेल ये कैसा प्यार है, इस प्यार को क्या नाम दे गाइस। क्वान ली ऐसे बेहोश होने लग पड़ता है। लूफेंग उसे पकड़ लेता है। जॉनी बोलता है लूफेंग इसे कहीं और सेफ जगह पे लेके जाओ, इसे रेस्ट करने दो। लूफेंग बोलता है ठीक है। जॉनी बोलता है कि सभी को यहाँ पे बुलाओ, हमें और ज्यादा मारने पड़ेंगे। टांग की वहां पे आ जाती है और बोलती है जॉनी मैं कुछ ट्राई करना चाहती हूँ, मेरे को मेन अटैकर बनने दो नेक्स्ट राउंड के लिए। जॉनी बोलता है क्या ट्राई करना चाहते तुम? टांग की बोलती है कि जैसे कि क्वान ली था तुम्हें पता ही मैं क्या ट्राई करना चाहती हूँ, मैं पूरी अपनी फुल फोर्स से फाइट करना चाहती हूँ। जॉनी बोलता है ठीक है हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे अगर कुछ गलत हो जाएगा तो। फिर ऐसे 5th राउंड स्टार्ट हो गया। इस टाइम लेवल 7 ड्रैगन अपेयर हुआ पहली बार। वो 10 मीटर टॉल था। टांग की बोलती है अटैक मत करना तब तक जब तक मैं डिफीट ना हो जाऊं। जॉनी बोलता सेफ रहना। टांग की ऐसे अपनी 7th स्किल को यूज करते यिंग यांग स्पिरिट। ऐसे कलरफुल लाइट जो थी वो पीछे रह रही थी जैसे वो आगे आगे मूव कर रही थी। 2 बीम्स एक लाइट और एक डार्क आगे की तरफ शॉट हुई और उसने युआन ड्रैगन को मारा जोर से। जो युआन ड्रैगन था वो एक तरह से मेल्ट ही होने लग पड़ता उन एनर्जी से। बिंग बोलता क्या ये ड्रैगन्स तो मेल्ट हो रहे हैं। टांग ने फिर अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज की अपनी। उसने ऐसे 100 ऑफ ड्रैगन्स को सेकंड्स में सराउंड कर लिया अपनी एनर्जी से और खत्म कर देती है, मेल्ट करा देती है सभी को। बिंग बोलता है ये डिफरेंस तो मेरे को और ज्यादा हार्ड ट्राई करना पड़ेगा आगे। वो जल्दी से मूव करती है लेवल 7 ड्रैगन के पास पहुंच जाती है। बिंग आगे की तरफ देख रहा होता है हैरानी से। जो लेवल 6 ड्रैगन था वो कम्प्लीटली उसका हेड को क्रश कर दिया। एक बहुत बड़ा क्रिस्टल बाहर निकला उससे। अच्छा ये लेवल 6 का था मतलब ड्रैगन। वो बहुत बड़ा क्रिस्टल टांग्यूकी ने अपने हाथ में पकड़ा होता है। फिर ऐसे जो दूसरा ड्रैगन होता है शायद लेवल 7 वाला, वो मेटल स्टॉर्म को यूज करता है और आगे की तरफ एक बीम को शूट करता है युगे की तरफ। जॉनी बोलता है युगे ध्यान से। टांगो के पीछे मुड़ती है और वेल उसे कुछ होता है, मतलब जो बीम होती है वो उससे टकराती है। टांगो की और उस ड्रैगन के अटैक को कोलिजन होता है, वो नीचे गिरती है और खांस रही होती है। वेनन अपने एरो को शूट करने लगा होता है। युगे बोलती शूट मत करना, मैं हैंडल कर सकती हूँ। वेनन सोच रहा होता है कि कितना सा शो ऑफ कर रही है ये। वो अपने लाइट ऑफ क्योस को यूज करती है, अपने पाम को आगे की तरफ करती है और ड्रैगन के सर पे मारती है। एक बहुत बड़ी कोलिजन होती है। युगे आगे की तरफ देख रही होती है और जो ड्रैगन होता है उसके सर के ऊपर क्रैक फॉर्म हो जाता है। जो लेवल 7 का ड्रैगन था उसके सर के ऊपर लाइट अपीयर हो जाती है और उसकी पूरी बॉडी जो थी वो कांपने लग पड़ती है एक तरह से। जो लीडर होता है वो सोच रहा होता है कि इसने लेवल 7 ड्रैगन के साथ फाइट की खुद ब खुद, ये बच्चे तो नॉर्मल है ही नहीं। वो जो पूरा ड्रैगन होता है उसके सर के ऊपर क्रैक फॉर्म होने लग पड़ता है और जो क्रैक होता है वो और बड़ा होने लग पड़ता है और उसकी पूरी बॉडी 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। युगे सोच रहे थे नहीं क्या मैंने सिर्फ एक ही हिट से कर दिया। जन बोलते युगे पीछे हट जाओ। वो जो जायंट ड्रैगन था लेवल 7 का उसकी पूरी बॉडी फट जाती है और जितने भी उसके शरीर के हिस्से होते हैं वो यहाँ वहाँ उड़ने लग पड़ते हैं एक वाइल्ड स्टॉर्म की तरह। फिर ऐसे अनाउंसमेंट होती है कि ध्यान से एक ड्रैगन लेवल अप कर रहा है सभी ध्यान से। बिंग बोलते क्या लेवल 8 ड्रैगन। जॉनी बोलता मैं युगे जिजू लूफेंग मैंक्विन और ह्यू जो है मतलब युआनन जो है वो एम्बुश करेंगे इसे, बाकी पीछे रहना। बिंग बोलते मैं भी आ रहा हूँ। जॉनी बोलते मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो, फ्लाइंग सूट्स को बाहर निकालो। ऐसे वो शिप्स बाहर आ जाती है। वो आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं ड्रैगन की तरफ। ड्रैगन शूट कर देता है जॉनी की तरफ। जॉनी को ज्यादा हैरान हो जाता है और एक वो प्रोटेक्टिव बैरियर टाइप को फॉर्म करता है। वो बीम उससे टकराती है और एक्सप्लोजन होती है जिससे जितने भी मेका सूट्स थे वो उड़ जाते हैं साइड साइड में। जॉनी सोच रहे थे नहीं सभी डेंजर में, हम ऐसे करते नहीं रह सकते हैं। वो ऑर्डर करता है बिंग टियानलियांग हम तुम्हारे लिए टाइम बाय करेंगे, सभी को पीछे लेके जाओ, मैं इसे डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। बिंग बोलता है ठीक है। जॉनी आगे की तरफ मूव कर रहा होता है, ऐसे शूट कर रहा होता है मिसाइल्स को ड्रैगन की तरफ। वो मिसाइल्स ड्रैगन से लगती हैं तो ड्रैगन ऐसे शूट कर रहा होता है साथ में अपने मुंह से भी। जॉनी उसे डॉज करता है और वेल काउंटर अटैक में मिसाइल्स को शूट करता है ड्रैगन की तरफ। एक बच्चा बोलते है तो गॉड लेवल स्किल है, मिथिकल डांस ऑफ रैथ नहीं है ये एक्चुअली मैं ऐसा कर सकता
सकता है। जॉनी ऐसे मूव करा रहा होता है वेल अपनी शिप को और बच रहा होता है उस ड्रैगन से। जो लीडर होता है वो भी साथ में खड़ा होता है अपने मेका के साथ और सोच रहा होता है, मतलब बोलता है कि ये तो जीनियस है, मेरे को इस बच्चे को किसी भी कीमत पे रिक्रूट करना ही पड़ेगा। हमें वो ऑर्डर करता है कि हमें इस पायलट को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा, इसे कुछ मत होने देना, हम ऐसा नहीं कर सकते कि इस बच्चे को हर्ट हो। वो जो होता है अंदर लीडर वो बोलता है मतलब मेका के अंदर कि तुम कुछ ज्यादा अनोइंग हो। लीडर सोच रहा होता है कि मैं को कभी भी आदत नहीं पड़ रही है कि मेरी वाइफ जो है वो कम्युनिकेशन सिस्टम से बोल रही है, मतलब अच्छा इसकी वाइफ बोल रही होती है। ये जॉनी बोलते जो मेका सूट है वो तो आउट ऑफ ऑर्डर हो गई है, तो कुछ ज्यादा ही शेक कर रहा है। वेल प्रॉब्लम में होता है एक तरह से जॉनी। जो उसकी वाइफ होती है वो बोलती नहीं ये मूव तो कुछ ज्यादा डेंजरस है इसके लिए जो ये परफॉर्म करने लगा है। जॉनी जल्दी से मूव करता है, ड्रैगन के पीछे से जा रहा होता है। वो फिर ऐसे अपने आप को वेल मेका में कन्वर्ट करा लेता है शिप को और अपने अबिस स्पेयर को बाहर निकाल लेता है। वो जोर से मारता है उस ड्रैगन के पीछे, वेल सर के आर पार निकाल देता है। वो जो ड्रैगन है तो वो फूटने लग पड़ता है। जॉनी बोलता है नहीं ये तो एक्सप्लोड होने लगता है, मतलब एक्सप्लोड होने लगा, एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। जॉनी भागने की कोशिश कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है जितनी की मेरी करंट स्पीड है, मेरा जो ड्रैगन आर्मर है, अगर मैं वॉल से टकराऊंगा तो मेरे पीसेस हो जाएंगे। तो वो जो होती है उसकी वाइफ वाला मेका वो जॉनी को पकड़ता है और ले चलता है वहां से। बाकी सब बच्चे बोल रहे होते हैं कि जो लेवल 8 ड्रैगन है वो मर गया, हम जीत गए हैं। जो लड़की होती है उसकी वाइफ होती है लीडर की, वो बोलती है बॉय तुम अभी भी कुछ ज्यादा यंग हो, ऐसे रिस्क मत लिया करो। जॉनी बोलता है शुक्रिया। तभी जॉनी नीचे आ जाता है। बाइजू दौड़ के आती है और जॉनी को हक कर लेती है। जॉनी वेल कुछ ज्यादा हैरान होता है, बाइजू ने उसे हक करके रखा होता है। जॉनी सोच रहा होता है, बाइजू वो भी स्माइल करता है और बाइजू को कस के हक करने लग पड़ता है। बाइजू ब्लश करती है और जॉनी को धक्का मार देती है। वो बोलती है कि मेरे से दूर हो जाओ। जॉनी ऐसे उड़ के जा रहा होता है और पीछे गिर रहा होता है। बाकी सब बोल रहे थे ओ। जॉनी नीचे ग्राउंड से टकराता है, वो सब बोलते आउच। वो ऐसे गिरा होता है सर के बाहर नीचे। मैंक्विन बोलती है हंसते हुए कि चलो वापस जाते हैं। यूएनएन भी बोल रहा था हाँ ये ओवर हो गया, हम जीत गए हैं, मतलब भाग गए चुपचाप। गर्ल्स के रूम का सीन दिखाया जाता है। मैंक्विन बोलती है सुनो जुजू ने एक भी वर्ड नहीं बोला जैसे हम वापस आए हैं, और वो रोना बंद ही नहीं कर रही है। मैंने उसे कभी भी इस तरह से नहीं देखा पहले। अगर तुम उसे चुप नहीं करा सकते हो तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी। जॉनी बोलता ठीक है। फिर हमें बाइजुजू के रूम का सीन दिखाया जाता है। वो ऐसे बैठी होती है बेड के ऊपर और आगे की तरफ देख रही होती है। जॉनी वहां पहुंच जाता है और बोलता है जुजू मेरी गलती थी, मैंने तुम्हें ऐसे चिंता में डाला। वो बैठ जाता है उसके साथ बेड पे और बोलता है कि मेरे को अपनी लाइफ को ऐसे रिस्क में नहीं डालना चाहिए था। वो बाइजुजू के पास हाथ रख देता है और बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा, तुम मेरे ऊपर गुस्सा कर सकते हो, जैसे मर्जी करना चाहो तुम। वो उसकी तरफ देख रहा होता है पर बाइजुजू ने अपना मुंह मोड़ दिया होता है। जॉनी बोलता है तुम्हें चिंता नहीं करनी है, तुम्हारे लिए और सभी के प्यार के लिए मैं कभी भी ये जो मिस्टेक मैंने अभी की है वो मैं सेकंड टाइम नहीं करूंगा। जुजू मैं फिर बाइजुजू से हक कर लेती है और रोने लग पड़ती है। जॉनी शांत हो जाता है। बाइजुजू रो रही होती है और बोलती है कि मैं कुछ ज्यादा डर गई थी, मैं काफी ज्यादा डर गई थी। तुम्हारे पास कोई आइडिया है? मैं वहां पे ऐसे खड़ी थी और देख रही थी तुम मरने वाले थे और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। जब मैं तुम्हें ऐसे देख रही तो मेरे को सेम फीलिंग आई जैसे मोम और डैड के केस में थी, वो भी सेम इसी तरीके से मरे थे। एक ही मोमेंट में मैं अपना सब कुछ खो गई थी और मैं ऐसे ही ऑर्फन बन गई, अनाथ बन गई। मैं ऐसे ही डर और डार्कनेस में रहती थी। मेरे को ऐसी फीलिंग आती थी कि मेरा कुछ बचा ही नहीं है। लांजानी अपने प्रॉमिस रखना ही है तुमने, ठीक है? इन्हें ब्रोक मतलब इन्हें तोड़ना मत कभी भी। अगर तुम इतना भी नहीं कर पाओगे तो मेरे से दूर रहना, मेरी जिंदगी से दूर रहना। मैं एक पर्सन को और को नहीं खो सकती हूँ जो मेरा बहुत ज्यादा क्लोज हो। जॉनी उसे हक कर लेता और बोलता है जुजू मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुम मेरे साथ बाहर जाना चाहते हो घूमने फिरने? बाइजुजू ब्लश करती है और बोलती है अभी हम नहीं कर सकते, हम अभी भी स्टूडेंट्स हैं। वो जॉनी को हिट करती है सिर के ऊपर। जॉनी बोलता है हाँ ठीक है रुक जाओ, मुझे पता मेरी मिस्टेक्स के बारे में। बाइजुजू बोलती है कि कभी इसको दोबारा मत बोलना। जॉनी बोलता है तुम्हारी साउंड बड़ी ज्यादा प्यारी होती है, मतलब आवाज तुम्हारी बड़ी अच्छी लगती है जब तुम्हें गुस्सा होता है, तुम गुस्सा होते हो मेरे ऊपर। बाइजुजू बोलती है यहाँ से चले जाओ, अभी दफा हो जाओ। फिर ऐसे एक दिन रेस्ट करने के बाद लांजानी ने अपने सारे टीममेट्स को इकट्ठा किया और माफी मांग ली अपने एक्शंस के लिए। जॉनी बोलता है मुझे माफ कर दो सभी, जो भी काल हुआ मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा दोबारा। अब नेक्स्ट बात है कि हम डिस्कस करते हैं मिशंस के बारे में। मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि हम अपने क्रिस्टल्स को एक्सचेंज करते हैं मिलिट्री पॉइंट्स के लिए। जितने मेटल्स उन्हें लाते हैं और बेच देते हैं, जो मनी होगी वो फिर जरूरी जो मेटल्स होंगे या फिर मटेरियल्स होंगे उनके लिए हम यूज कर सकते हैं। जो पॉइंट्स है हम उन्हें मेनली फ्लाइंग सूट्स को खरीदने के लिए यूज कर सकते हैं। मुझे बताओ करना क्या चाहते तुम? अब मैं अपनी क्लास को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करता हूँ डिफरेंट साइजेस के अकॉर्डिंगली। जो फ्लाइंग सूट्स वाले होंगे वो एक यूनिट में होंगे और वो हमें सपोर्ट करेंगे हर टाइम पे। जो उसकी इंस्ट्रक्टर होती है वो चुपचाप मतलब खड़ी होकर सुन रही होती है। वो सोच रही होती है कि ये जो यंग मैन है ये ब्रेव भी और इंटेलिजेंट भी है। वो वहां पे आ जाती है जॉनी के पास और बोलती है मैंने कॉन्टेक्ट कर लिया है, मैं तुम्हें जनरल ली के पास लेके जाती हूँ। जॉनी बोलता है शुक्रिया। इंस्ट्रक्टर बोलती है कि तुम्हारे परफॉर्मेंस ने तो मेरी आंखें खोल दी, शौक सच्ची मुझे डिजर्व करती है बेस्ट अकेडमी के टाइटल को कहलाने के लिए, मतलब बेस्ट अकेडमी के नाम से। जॉनी बोलता है शुक्रिया। वो पहुंच जाते हैं जनरल
के पास। जनरल बोलता है कि ओ ये तुम्हारा लिटिल हीरो ये यहाँ पे आ गया है। जॉनी बोलता है कि मैं तुम्हें ग्रीट करता हूँ जनरल, मेरी गलती थी उस टाइम पे, शुक्रिया मेरी लाइफ को सेव करने के लिए। जनरल बोलते हैं कि वेल यंग पीपल ऐसे ही हरकतें करते हैं, ये ठीक है, तुमने अपना बेस्ट किया और हम अप्रिशिएट करते हैं जो भी तुमने किया है। जनरल बोलता है बैठ जाओ, तुम्हें कैसा फील हो रहा है कल के लिए। जॉनी बोलता है मैं डर गया था थोड़ा सा और मेरे को कुछ ज्यादा बुरा लग रहा है ये। जनरल ये बोलता है कि चलो तुम्हें पता है कि तुमने क्या गलती की है और ये अच्छी चीज होती है। ऐसे जो गलतियां होती हैं अगर तुम फेलियर्स को नहीं पाओगे तो तुम ऐसे फ्यूचर में सक्सेस को नहीं पा पाओगे। मैंने ये फिगर किया कि तुम सिर्फ लेवल 4 पे हो, क्या तुम श्योर हो तुम इनर कोर्ट में जा सकते हो। जॉनी बोलता है मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। जनरल ये बोलता है कि अगर तुम एंट्रेंस टेस्ट में फेल हो जाओगे तो मुझे इन्फॉर्म कर लेना, ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा तुम्हें अपनी टीम में पाना, मतलब एक तरह से आर्मी में। जॉनी बोलता है क्या तुम्हें अच्छा लगेगा अगर मैं तुम्हें ज्वाइन करूंगा तो। जनरल ये बोलता है कि जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है ना, अगर तुम इनर कोर्ट में जाओगे तो मेरे पास एक चांस होगा, अगर तुम मिलिट्री को ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम मेरे प्लेस को चूज करना। जॉनी बोलता है ठीक है। जॉनी सोच रहा होता है ये तो छुपाने की भी कोशिश नहीं कर रहा है। जनरल ये बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं ये होप करता हूँ कि तुम इनर कोर्ट में जाओ और एक रियल वॉरियर बनो, पर कोई चीजें तुम्हें याद रखनी है। अपने स्काई फाइटिंग पॉइंट्स को स्काई फाइटिंग सिस्टम में लेवल अप करने के लिए यूज करना, एकेडमी बैजेस को बाय करने के लिए यूज मत करना। जॉनी बोलता है क्या क्यों। जनरल ये बोलता है अगर तुम लेवल 5 के स्काई फाइटर होगे तो इनर कोर्ट जो होगा वो तुम्हें बिना टेस्ट के ही एक्सेप्ट कर लेगा। जॉनी सोच रहा था लेवल 5 स्काई फाइटर्स बिना टेस्ट के एंटर कर सकते हैं, क्या ये सच में ट्रू है। फिर ऐसे ही जनरल ली के साथ बात करने के बाद लांजान्यू एक्सचेंज ऑफिस में चला गया जल्दी से ही, तो वहां पे उसके पॉइंट्स हमें दिखाई देते हैं जो कि 300 होते हैं। जॉनी सोच रहा होता है, मतलब जॉनी बोलता है कि मैंने ये सोचा था कि और ज्यादा होंगे मेरे पास। इंस्ट्रक्टर बोलती है ज्यादा, तुमने अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया और ऑलमोस्ट लेवल 2 पे हो तुम स्काई फाइटर में, तुम और क्या चाहते हो। जॉनी बोलता है पर कितना ज्यादा और पॉइंट्स लगेंगे लेवल 2 से लेवल 3 जाने के लिए। इंस्ट्रक्टर बोलते 10,000। जॉनी बोलते वो तो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है। फिर ऐसे ही कुछ दिन सब कुछ स्मूथली गया, लांजानी को बाहर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी और बाकियों की हेल्प करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसको और भी काम था करने के लिए, वो प्योरीफाई कर रहा था मटेरियल्स को और मेटल्स को। फिर 8 दिन ऐसे ही खत्म हो गए जल्दी से। उसने लीडर जी को वेल बाय बोल दिया और यान टीम के सुपरविजन में वो वापस घर जाने पड़े। जो शिप थी वो शर्क में द्वारा लैंड हो गई। सभी को ऐसी फीलिंग आ रही थी कि वो सालों के लिए बाहर चले गए थे लोंगियन प्लेनेट से। ये जो प्लेनेट है इनके घर का ये ज्यादा अच्छा लगता है उन्हें, तो इनको अच्छा लगा यहाँ पे आके। फिर हमें जायक्यू का ऑफिस दिखाया था। जाय बोलता है कि तुमने अच्छा किया है, तुम्हें अपने एक्शंस के बारे में पता लग गया और तुमने सोल्यूशन को फाइंड कर लिया अपनी टीम के बारे में, पर गलती दोबारा मत करना। जाय बोलता है मास्टर जाय मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर मैं अपने स्काई फाइटिंग पॉइंट्स को यूज करूंगा लेवल अप करने के लिए तो मैं किसी और चीज के लिए उन्हें यूज नहीं कर सकता, क्या सच है। जाय बोलता है कि वो तुम्हारे एफर्ट का एविडेंस है, मतलब सबूत है कि तुमने एफर्ट लगाया है, तुम उन्हें लेवल अप करने के लिए यूज कर सकते हो और बैजेस को भी बाय कर सकते हो सेम टाइम पे। जानी बोलते ये तो ग्रेट है, शुक्रिया, हम और ज्यादा मिशंस को एक्सेप्ट करेंगे जब तक हम आउटर कोर्ट में और उन्हें कंप्लीट करेंगे। फिर ऐसे ही बाद में लांजानी अपने रूम में वापस नहीं गया, वो गोड लेक में चला गया, सी गोड लेक में, और वहां पे बैठ जाता है। टांग वहां पे होता है, वो सोच रहा होता है कि बाकी कोई भी अलाउड नहीं है इतने ज्यादा लंबे टाइम के लिए लेक में रहना। जो हारमोनी है इसकी और लाइफ एनर्जी के बीच में वो तो कुछ ज्यादा अच्छी है। तभी शूला वहां पे आ जाता है, वो बोलता है ये बच्चा वापस आ गया है। टांग बोलता है प्रोफेसर हाँ, और इसको जरा भी हर्ट नहीं हुआ है, ये अभी भी लेवल 4 पे ही है, क्या तुम्हें पता है इसके बारे में। शूला बोलता है कि ये कुछ धीरे धीरे मूव कर रहा है पर अच्छी तरह से मूव कर रहा है, इसके वजह से इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं और फ्यूचर में इसका जो ब्रेक थ्रू होगा वो और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, मैं ये होप करता हूँ कि जब मैं चला जाऊंगा तो मैं इस बच्चे को ग्रो होता देख के जाऊं, मैं थोड़े और टाइम के लिए इस बच्चे को देखना चाहता हूँ। टांग बोलते प्रोफेसर तुम। शूला बोलते कि मैं ये विश करता था कि हम 10 साल पहले मिले होते, हमारे पास टाइम होता सब चीजों को प्रिपेयर करने के लिए, पर अब कुछ ज्यादा चीजें डील करने के लिए। पर तुम्हें चिंता नहीं करनी है, अगर मैं चला भी जाऊंगा तो मैं फिर भी इटर्नल ट्री का पार्ट बन जाऊंगा, मेरी डेथ मेरी एंडिंग नहीं होगी, मैं हमेशा यहाँ पे रहूंगा। टांग्यू ऑर्गेनाइज करो एक मीटिंग को नेक्स्ट मंथ में, मेरे को कुछ अरेंजमेंट्स बनानी है। टांग्यू बोलते ठीक है। फिर ऐसे लांजानी सो ही गया था एक तरह से, जब वो जागा तो 2 दिन बीत गए थे। वो लेक से बाहर आया, उसने टांग्यू को बाय बोली और ऐसे ही फिर चला गया वहां से। हमें फिर सुबह का सीन दिखाया देता है। जॉनी बोलता है कि हम ऑफिशियली स्काई फाइटर्स, अब हम अपनी टीम को फॉर्म कर सकते हैं। क्या बोले हम अपनी टीम को, कोई आइडिया है क्या। मैंक्विन बोलती है हम स्काई विंग्स क्यों नहीं रखते नाम। जॉनी बोलता है कि ये ऑलरेडी टेकन है। बाइजुजू आ जाती है वहां पे और बोलती है कि हम एक प्रीफिक्स को लगाते हैं 37 स्काई विंग्स, अच्छा है ना नाम ये। जॉनी बोलता है हाँ ये किसी ने लिया भी नहीं है, चलो इसे यूज करते हैं। स्काई फाइटर टीम 37 स्काई विंग्स, इसे हम एस्टेब्लिश करते हैं। फिर ऐसे थोड़ी देर के बाद इसने एक लेवल 3 का मिशन फाइंड कर लिया जिसमें 2 युआन स्टार को सर्च करना था। जो रिवॉर्ड से वो 50 पॉइंट्स थे एक पर्सन को, अगर वो और ज्यादा मिनरल्स को फाइंड करेंगे तो बोनस रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे उन्हें। एक्सप्लोरिंग मिशन जो होते हैं, मतलब जिसमें एक्सप्लोर करना होता है, वो इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, पर भागना मतलब एस्केप करने वाले जो होते हैं और कहीं पे घुसने वाले वो मुश्किल होता है। अब इस टाइम पे ये पायरेट रीजन के अंदर था, इसमें कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी और ना ही स्पेसशिप मिलेगी। ये हार्ड था लांजानी के लिए, मतलब
एक तरह से पायरेट प्लेनेट में इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, ये घुस रहे हैं अंदर। फिर जॉनी को याद आता है कि उनके पास स्पेसशिप थी, टांग सेक्ट की स्पेसशिप। सिर्फ एक प्रॉब्लम यही थी कि उन्हें अपनी आइडेंटिटी को हाइड करना पड़ना था और एकेडमी इसमें कोई भी हेल्प नहीं करेगी इनकी। तभी उसी टाइम पे लांस जॉनी को एक पुराने इंसान की याद आई। तभी जॉनी कॉल कर देता है उस पर्सन को। वो पर्सन बोलता है लांस जॉनी हो। जॉनी बोलता है ये मैं हूँ कैप्टन डेंग, कुछ ज्यादा टाइम बाद बात कर रहे हैं ना हम, आप कैसे हो? डेंग बोलते है कि मैं अच्छा हूँ, प्लीज मेरे को कैप्टन मत बोलना कभी भी, मेरे को बुरा लगता है, मेरे को टेंशन हो जाती है सुन के। तुमने कुछ मेरे को बोलना है? अगर नहीं है कुछ भी बात करने के लिए तो मैं कॉल काटता हूँ। जॉनी बोलता है एक्चुअली मैं बात करना चाहता हूँ, हमारी टीम और ज्यादा मिशन को करने की कोशिश कर रही है पर हमें कुछ हेल्प चाहिए। मैं ये सोच रहा था कि तुम हमें टांग सेक्ट से इंट्रोड्यूस करा सकते हो और पूछ सकते हो कि वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। वो बोलता है कि एक सेकंड दो मुझे, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। वो कॉल कट कर देता है। जॉनी बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि ये अभी भी हमें हेट करता है। बाइजूस बोलती है कि ये कैसे हेट नहीं करेगा हमें, क्या तुम भूल गए कि हमने किस तरह से उसे ट्रीट किया था? फिर ऐसे थोड़ी देर के बाद डेंग ने कॉल बैक की और लांस जॉनी को बता दिया और बोला कि टांग सेक्ट में आ जाए, जो कि सुनने में अच्छा लगा था। पर टांग सेक्ट के भी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी। फिर ऐसे जॉनी एक जगह पे जा रहा होता है, वहां पे दो बच्चे बहस रहे होते हैं। एक बोलते नहीं मैं हूँ 8 पेयर विंग्स का, मेरे रास्ते से हट जाओ। दूसरा बोलता है नहीं मैं 8th हूँ। वेल एक तरह से रैंकिंग डिटरमाइन कर रहे हैं। जॉनी बोलता है मुझे लगता नहीं कि मैं इनकी हेल्प मांग सकता हूँ। बाइजुजू बोलती है मैं तुम्हारे साथ जाती हूँ। जॉनी बोलता है हाँ शुक्रिया। फिलहाल जॉनी और बाइजुजू मिशन सेंटर की तरफ चल पड़े। वो अकेडमी को छोड़ के चल पड़े और टांग सेक्ट की तरफ जा रहे थे। टांग सेक्ट के हेडक्वार्टर्स में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जो कि सीगोड लेक से भी दिखती थी, मतलब और शर्क से दूर है वो। उसका गेट भी कुछ ज्यादा बड़ा था और दूर से दिख जाता था। वो एंट्रेंस पे रुक के लांसा ने डेंगबू को कॉल किया। फिर थोड़ी देर के बाद डेंगबू वहां पे आ गए उनको देखने के लिए। फिर उनकी आइडेंटिटीज कंफर्म कर ली गई सिक्योरिटी गार्ड्स ने और उन्हें अलाउड कर दिया गेट के बाहर जाने के लिए। डेंगबू की गाइडेंस के अंदर लांजानी और बाइजुजू अंदर चले गए। जो पहली चीज उन्होंने देखी वो एक बहुत बड़ा स्टैचू था। वो एक हैंडसम यंग मैन था जिसने एक ट्राइडेंट पकड़ा होता अपने हाथ में। उसके बाल नीचे ऐसे गिरे हुए थे। स्टैचू 20 मीटर ऊंचा था और वो टांग सेक्ट के आर्किटेक्चर का मतलब एक तरह से बैकग्राउंड में बनाया हुआ था। वो टांग सेक्ट का फाउंडर था। 30,000 साल पहले वो लेजेंडरी पर्सन था जिसका नाम सी गोड टांग सैन था। वेल तुम्हें पता ही होगा, साउलैंड वर्ल्ड का मेन कैरेक्टर। ऐसे पूरे टांग सेक्ट की हिस्ट्री में ये जो पर्सन था ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन था। वो टांग सेक्ट के लिए इसने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन की थी। जाने बोलते कैप्टन क्या तुम्हें मुझे बता सकते टांग सेक्ट ने क्या बोला? डेंग भी बोलता है कि जो लीडर है वो ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्टेड है इस चीज में, वो तुमसे बात करना चाहता है। टांग सेक्ट ने कुछ ज्यादा इन्वेस्ट की है शर्क के स्काई फाइटर्स में और ऐसा बोल सकते हैं कि टांग सेक्ट और शर्क एक ही है। जाने बोलता वाह